हेलो मेरे बच्चों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है नितिन और स्वागत है आप सभी का ऑल अबाउट मैथमेटिक्स के ऊपर। तो बच्चे, आज हम जिस चैप्टर का एनसीईआरटी वन शॉट करने वाले हैं, मतलब जिस चैप्टर को हम कंप्लीटली बहुत अच्छे से निपटाने वाले हैं, मतलब हमारा कोई भी डाउट जो है वो नहीं रहेगा। इस चैप्टर का बच्चे नेम है 3D ज्योमेट्री, मतलब 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। अब नॉर्मली मैंने देखा है, अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि ये चैप्टर जो है बच्चों को मुश्किल लगता है, ठीक है। बट मैं सही बताऊं बच्चे, ये चैप्टर पहले मुश्किल हुआ करता था। आज से 3-4 साल पहले इसमें एक टॉपिक था, इसमें 2 टॉपिक थे बेसिकली, स्ट्रेट लाइंस एंड प्लेन्स। जो प्लेन वाला पोर्शन है ना, वो थोड़ा सा थ्योरेटिकल हो जाता है, थोड़ा सा बच्चों को इमेजिन करना मुश्किल हो जाता है, उसके थोड़े से क्वेश्चन मुश्किल हुआ करते थे। बट आज की डेट में ये सब कुछ जो है वो डिलीट हो चुका है। हमारी 3D ज्योमेट्री में सिर्फ एक ही टॉपिक है, वो है स्ट्रेट लाइंस। और ट्रस्ट मी बच्चे, अगर आपको वेक्टर अच्छे से आता है तो 3D में कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली। और इस चैप्टर को, इस पूरे यूनिट को, ये आपका यूनिट नंबर 4 है जो 14 नंबर का 14 मार्क्स का 2 चैप्टर है, वेक्टर और 3D। और इस यूनिट को मैं ना हमेशा यूनिट नंबर 2 मतलब मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट से कंपेयर करता हूँ कि सबसे पहले बच्चे वो कर लो 10 नंबर उसमें से और 14 नंबर इसमें से। बहुत आसानी से, मतलब बहुत कम मेहनत करके इसमें से हम बहुत अच्छे मार्क्स जो हैं वो ले सकते हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करेंगे। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको पता है हम एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे। उसको करने के लिए सब मिलके बोलेंगे, आओ मिलके करते हैं इस चैप्टर की शुरुआत। ये वन शॉट बनेंगे हमारे लिए सबसे खास। इस मिशन के साथ हमें दिल से जुड़ना है, नहीं होगा मैथ्स में कोई फेल। इस सपने को हमें पूरा करना है। और बच्चे, ये जो सपना है ना, ये हम सब ने मिलके देखा है और हम सब मिलके इस सपने को पूरा करेंगे कि कोई भी बच्चा मैथ्स में फेल नहीं होगा, कोई भी बच्चा मैथ्स में कंपार्टमेंट के पेपर में जो है वो नहीं बैठेगा। अब देखो बच्चे, अगर आपने यहाँ पर पहला ही वर्ड पढ़ा होगा और अगर मैं वेक्टर पढ़ा अच्छे से, तो मैं वैसे यहाँ पर आपको सजेशन भी देना चाहता हूँ कि अगर डायरेक्टली 3D देख रहे हो तो उससे बेटर है कि पहले वेक्टर देख के आओ। आपको आधी चीज़ें और मतलब ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएंगी। 50% टॉपिक आप वेक्टर में करके आए हो। यहाँ पर पहला टॉपिक क्या है? डायरेक्शन, कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन, ठीक है। अगर फिर भी अगर किसी बच्चे को लगता है कि मुझे प्लेन टॉपिक भी पढ़ना है, तो हमारी नोट्स वाली वीडियो है, उसमें ट्रस्ट में इतनी डिटेल में मैंने पढ़ाया है, शायद ही कोई आपका डाउट रहेगा। अगर आपको किसी भी वो बोलते हैं ना कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपको वो टॉपिक प्लेन पढ़ना है, वो हमारे चैनल पर अवेलेबल है, बहुत डिटेल में मैंने पढ़ाया है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, वहां पर जाके आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो डायरेक्शन रेशियो, कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन। अब ये वर्ड सुना है सर, ये वर्ड कहाँ पर सुना है बच्चों? ये वर्ड हमने सुना है वेक्टर में। याद करो बच्चे, अगर मैं इसको समझाने की आपको कोशिश करूं, यहाँ पर, तो बेसिकली अगर हम इस सिस्टम को देखें, मैंने वो क्या बताया था कि अगर हमें सपोज ये 2D सिस्टम में ही देखें, अगर कोई भी पॉइंट के मुझे कोऑर्डिनेट्स पता है 2,3, तो ऑब्वियस सी बात है उस पॉइंट को मैं लोकेट कर सकता हूँ ग्राफ पे। बट अगर मुझे ये पता हो कि वो एक्स एक्सिस के साथ 45 का एंगल बना रहा है और इसकी जो डिस्टेंस है, इसका ये जो डिस्टेंस है ये मुझे पता है ओरिजिन से, तो भी मैं ये पॉइंट जो है वो लोकेट कर सकता हूँ। तो इस तरह से हम पॉइंट लोकेट कर सकते हैं। उसी पॉइंट लोकेट करने को ही हम डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस बोलते हैं। ये वेक्टर में हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं सर मुझे दोबारा, अगर आपको समझ में नहीं है तो प्लीज़ वेक्टर जाके देखो। अभी उस चीज़ को, सेम चीज़ को दोबारा से लिखना दोबारा से समझाना कोई मतलब नहीं बनता। वेक्टर पढ़ के आओ तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर भी मैं सब कुछ आपको बताऊंगा। देखो बच्चे, यहाँ पर पहले वेक्टर की बात हो रही थी, अब यहाँ पर स्ट्रेट लाइन की बात हो रही है। तो ये आपकी एक लाइन है, ठीक है, ये आपकी लाइन है। अब बच्चे यहाँ पर अगर आप देखो, बच्चे जहां पर हमने छोड़ा था, हमने वेक्टर पढ़ा था, डायरेक्शन, कोसाइंस, डायरेक्शन रेशियो, तो वेक्टर पढ़ा था, उसी से मैं आपको जोड़ के पढ़ाऊंगा। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की नीड नहीं है। बस आप चाहे साइंस के स्टूडेंट हो, चाहे आप नॉन साइंस स्टूडेंट्स हो, मतलब कॉमर्स के बच्चे भी जो होते हैं, तो आपको बस वेक्टर अच्छे से पढ़ के आना, ठीक है। अब देखो बच्चे, यहाँ पर ये वेक्टर है। अब ये वेक्टर को यहाँ पर रख दो, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा इमेजिन करने की कोशिश करो, मैं आपको इमेजिन करवाने की कोशिश करता हूँ। सपोज देखो, हमारा यहाँ पर ये 3D सिस्टम है, ये आपकी y एक्सिस है बाई डिफॉल्ट, इसको z एक्सिस बोलते हैं, इसको x एक्सिस हम बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चे, अगर मैं एक लाइन बनाऊँ, यहाँ पर अगर मैं एक लाइन बनाऊँ इस तरह से, ठीक है, ये एक लाइन है। अब आपको दिखाने के लिए बच्चे यहाँ मैं वेक्टर बना लेता हूँ, इस तरह से। ये मान लो OP वेक्टर है। तो याद करो, अगर ये एक्स एक्सिस के साथ बच्चे अल्फा एंगल बना रहा है, तो लाइन भी तो एक्स एक्सिस के साथ सेम एंगल बना रही है। इसको सोच के देखो बच्चे,
ये एंगल मान लो 30 डिग्री है, ये मान लो एंगल 30 डिग्री है, और अगर यहाँ पर मैं एक स्ट्रेट लाइन बना दूँ इस तरह से, तो ये एंगल तो 30 डिग्री रहेगा ना। लाइन की लेंथ चाहे जितनी मर्जी बढ़ जाए, एंगल तो सेम रहेगा ना। यहाँ पर अल्फा एंगल है, इसके साथ मान लो वो बीटा एंगल, लाइन भी बीटा एंगल बना रही है, और जेड एक्सिस मान लो वो गामा एंगल बना रही है। तो इससे पहले एंगल आपको क्लियर हो गए। अगर आपको डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस याद है, हम डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस, मान लो डायरेक्शन रेशियोज की बात करें तो डायरेक्शन रेशियोज हम ऐसे निकालते थे। सपोज ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई जेड, तो ये हैं आपके डायरेक्शन रेशियोज। और डायरेक्शन कोसाइन हम कैसे निकालते हैं, एक्स वाई और जेड डिवाइड बाय ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, डिवाइड बाय ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है, डिवाइड बाय ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इस तरह से हम करते हैं, इसको हम बोलते थे आर, एक्स बाई आर, वाई बाई आर, जेड बाई आर। तो ये हमारे डायरेक्शन को साइंस या डायरेक्शन रेशियोज थे। तो सेम वे से बच्चे, जब मैंने आपको समझा ही दिया कि जो वेक्टर जो है अल्फा एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, तो लाइन भी हमारी जो है, लाइन भी बच्चे हमारी जो है वो एक्स एक्सिस का कितना एंगल बना रही है, अल्फा, वाई के साथ बीटा और जेड के साथ गामा। तो सेम वे से बच्चे यहाँ पर हमारे डायरेक्शन को साइंस कैसे होंगे, एल इज इक्वल टू कॉस अल्फा, एक्स बाई ओ पी मतलब एक्स बाई आर, एम इज इक्वल टू कॉस बीटा, वाई बाई ओ पी मतलब वाई बाई आर। आर क्या बोलते हैं, इस वेक्टर की लेंथ को जो है, इस वेक्टर की लेंथ को जो है वो हम वो क्या बोलते हैं, आर वेक्टर बोलते हैं, मतलब आर बोलते हैं, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए कि इसको हम क्या बोलते हैं, आर, ठीक है। तो एन इज इक्वल टू कॉस गामा जेड बाई आर। तो डायरेक्शन रेशियोज बच्चे, डायरेक्शन रेशियोज आपके वही हैं, डायरेक्शन रेशियोज आपके वही हैं, एक्स वाई जेड, ठीक है। अब देखो आपको इतना समझ में आया, बहुत से डाउट्स आपके मन में आएंगे, पर मैं सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगा जितने मैं सोच सकता हूं अपनी तरफ से। अब देखो, अब आपके मन में डाउट होगा कि सर वेक्टर जो है वो एक डायरेक्शन में जा रहा है, इस तरह से वेक्टर जो है अपना इस तरह से ओ से लेके इस पी की डायरेक्शन में जा रहा है। क्या हो अगर वेक्टर की डायरेक्शन हम उल्टी कर दें, क्योंकि लाइन तो दोनों डायरेक्शन में जा सकती है, लाइन इधर भी जा सकती है, लाइन इधर भी जा सकती है। तो उसके लिए भी मैंने यहां पर सब कुछ आपके लिए कर रखा है। तो सपोज आप सोच के देखो, ये जो वेक्टर है बच्चे, ये जो वेक्टर है ये इस तरह से ना हो कि इसकी डायरेक्शन जो है वो उल्टी है, इसकी डायरेक्शन जो है बच्चे ये उल्टी है। अब देखो बच्चे, सोच के देखो, मैंने आपको क्या बताया था, जो भी वेक्टर होता है, वेक्टर में एंगल कहां पर होता है, टेल टेल में एंगल होता है वेक्टर में हमेशा, टेल, इसको हम टेल टेल बोलते हैं बच्चे। देखो ये दो वेक्टर्स हैं, सपोज अगर इनमें मुझे अगर एंगल देखना हो तो मैं हमेशा टेल टेल में एंगल, ये होती है आपकी टेल, इसमें एंगल देखता हूं ये वाला। तो सेम वे से बच्चे यहां पर जब वेक्टर ये है, ये एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, इसकी टेल जो है एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रही है, जो पाई से हमेशा छोटा होना चाहिए, पाई तक ही एंगल जा सकता है। उसके बाद हम देखो पाई तक ही एंगल जा सकता है अगर किसी वेक्टर में ये वाला एंगल है, ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, ये वाला एंगल नहीं हम लेते, ये पाई से बड़ा है तो ये वाला एंगल लेते हैं, ठीक है। तो सेम वे से अगर ये वाला एंगल अल्फा है, अब हमारा वेक्टर की डायरेक्शन जो है बच्चे वो उल्टी हो गई है, वेक्टर की डायरेक्शन जो है उल्टी हो गई है। अब हमारे टेल टेल में एंगल कितना है, अब हम बच्चे हमारे टेल टेल में एंगल कितना है, अब हमारे टेल टेल में एंगल है, अब हमारे टेल टेल में एंगल है पाई माइनस अल्फा। ये बात का प्लीज आप ध्यान रखोगे। अब हमारा एंगल कितना हो गया, पाई माइनस अल्फा। वाई के साथ कितना था, बीटा, अब कितना हो गया, पाई माइनस बीटा। जेड के साथ कितना था, गामा, अब हमारा एंगल कितना हो गया, पाई माइनस गामा। तो प्लीज इस बात का आप ध्यान रखोगे कि वेक्टर का एंगल जो है वो टेल टेल में है। तो इस तरह से ये हमारे एंगल है, और आपको पता है कि हमारे डायरेक्शन को साइंस कैसे निकलेंगे, एल इज इक्वल टू, एंगल चेंज हो गया, पाई माइनस अल्फा। वो कितना होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव, पाई पर क्या होता है, नो चेंज, कॉस का कॉस ही रहेगा, माइनस कॉस अल्फा एक्स बाय पी ओ का मैग्नीट्यूड। वैसे मैग्नीट्यूड को फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे हम पी ओ वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लें, चाहे हम ओ पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लें, तो ये एक्स बाई आर, मतलब इस माइनस मैंने उधर शिफ्ट कर दिया तो माइनस एक्स बाई आर, ये कितना आएगा, कॉस पाई माइनस बीटा मतलब माइनस कॉस बीटा, वाई बाई पी ओ मतलब वाई बाई आर माइनस वाई बाई आर, और सेम वे से ये कितना आएगा, माइनस जेड बाई आर। और यहाँ पर हमारे डायरेक्शन रेशियोज कितने हो गए, माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड। तो यहाँ से हमने बच्चे दो चीजें सीखी हैं कि किसी भी लाइन के दो सेट ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, एक एल एम और एन, दूसरा माइनस एल माइनस एम माइनस एन। मतलब अगर सपोज किसी लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस जो है वो ऐसे हैं, 3 -1 और 2, उसका एक सेट और भी होगा, कौन सा, -3 1 और -2। बेसिकली मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया, मतलब एक सेट प्लस वाला, एक सेट माइनस वाला। इस बात को ध्यान रखोगे, ये आपको एमसीक्यू आ सकता है कि एक लाइन के कितने सेट ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, वो होते हैं जी 2। अब आपके मन में, कुछ बच्चों के मन में डाउट्स भी आ सकते हैं,
वो डाउट ये आ सकता है कि सर आपने जो है वो डायरेक्शन रेशियोज जो हैं, डायरेक्शन कोसाइंस जो हैं वो इस वेक्टर के अकॉर्डिंग ही निकाले हैं, अगर मैं वेक्टर की लेंथ ही चेंज कर दूं तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? कुछ बच्चों के मन में डाउट आ भी सकता है, ठीक है, तो मैं सब कुछ क्लियर करने की कोशिश करूंगा। सपोज बच्चे, सपोज ये जो वेक्टर है यहाँ पर, ये सपोज इसके डायरेक्शन रेशियोज मान लो, सपोज इस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज हैं 1 1 1, ठीक है, ठीक है बच्चे। मैं इसमें आपको बहुत एक अच्छी चीज क्लियर करूंगा। तो इसके 1 1 1 है, इसके डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकलते हैं? 1 अपॉन क्या लिखते हैं? डायरेक्शन कोसाइंस निकालेंगे, इसका मैग्नीट्यूड निकालो, कितना आएगा? 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, कितना आ गया? √3। तो डायरेक्शन कोसाइंस कितने आए? 1/√3 1/√3 1/√3, ठीक है। अब सपोज आपको लगता है कि नहीं यार मुझे ये नहीं, वेक्टर की लेंथ थोड़ी इंक्रीज करनी है, अब हमारा वेक्टर जो है बच्चे वो यहाँ तक है, यहाँ तक है, ठीक है। अब Q पॉइंट जो है वो बच्चे सपोज वो इस लाइन पर कितना होगा? सपोज 2, 2, 2। अब हमारे डायरेक्शन को साइंस निकाल के बताओ। अब देखो बच्चे, आपको पता है इसके कैसे निकलेंगे, इसकी वो मैग्नीट्यूड निकालो, 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, कितना आ गया जी? 4 + 4 + 4 √12। √12 को क्या लिख सकते हैं? 2 2 = 4 2√3, कितना आएगा? 2√3। अब डायरेक्शन को साइंस निकालो, 2/2√3 2/2√3 2/2√3, ये कट गया। तो डायरेक्शन को साइंस हमारे कितने आ रहे? 1/√3 1/√3 1/√3, पहले भी वही थे। यानी कि यहां से दो बातें क्लियर होती हैं कि वेक्टर की लेंथ से कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब जो वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन को साइंस निकालने का फॉर्मूला था वही सेम फॉर्मूला लाइन पर इंप्लीमेंट होगा, वो अच्छे से क्लियर कर दिया मैंने। दूसरी बात बच्चे यहां पर ये है, एक लाइन के कितने डायरेक्शन को साइंस होते हैं? 2, एक प्लस में एक माइनस में। और डायरेक्शन रेशियोज, अब कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होगी कि डायरेक्शन रेशियोज है वो 2 हैं, XYZ और -X -Y -Z, ये गलत है बच्चे। डायरेक्शन यहां पर देखो ध्यान से, अगर मैं इसको आगे लेके जाऊं 3 3 3 3 तब भी सेम आंसर आएगा, 4 4 4 4 फिर भी सेम आंसर आएगा, 5 5 5 5 फिर भी सेम आंसर आएगा। मतलब एक लाइन के इनफाइनाइट मैनी डायरेक्शन रेशियोज जो हो सकते हैं, एक लाइन पर इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स होते हैं, वो सभी पॉइंट्स क्या हैं? डायरेक्शन रेशियोज। तो प्लीज इस बात को याद रखोगे, ये बातें आपको कोई नहीं बताएगा, बट ट्रस्ट मी, अगर आपने इस तरह से मेरे अकॉर्डिंग जिस तरह से स्ट्रेट लाइन मैं आपको करवा रहा हूं, आपको एक एक डाउट क्लियर होगा, और इसमें से बच्चे 7-8 नंबर का पेपर आपको आने वाला है और 5-6 क्वेश्चन है गिन के, ठीक है। अब देखो बच्चे, यहां पर मैंने क्या लिखा है? डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन, फिर वही टॉपिक है, ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। पहले क्या था हमारे पास? ये वेक्टर मंगी, हमने डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन निकाल लिया। अब अगर हमारी लाइन जो है वो 2 पॉइंट्स में से पास कर रही है, इसका डायरेक्टली पेपर में क्वेश्चन आ जाता है। अब देखो यहां पर मैंने 2 पॉइंट्स लिखे हैं बच्चे, एक पॉइंट ये है A और दूसरा पॉइंट ये वाला है B, ठीक है, ये 2 पॉइंट्स हैं। अब देखो इसके डायरेक्शन, मेरे को सिर्फ ये बताओ डायरेक्शन कोसाइंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? डायरेक्शन कोसाइन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? अगर आपको पता हो ध्यान से, इसमें मैं दिखाता हूं आपको कितना लिखा था मैंने, इसमें मैंने बच्चे कितना लिखा था? X/R Y/R Z/R, यही लिखा है ना। बेसिकली देखा जाए तो अगर मैं इसको समझाना चाहूँ और अच्छे समझाना चाहूँ, देखो इसको एक बार समझ लो, एक बार आपने समझ लिया, बस मुझे आधा घंटा लगेगा, आपका पूरा बेसिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब ये OP वेक्टर है, मैंने कैसे लिखे थे इसके डायरेक्शन को साइंस, सपोज ये X, ये Y और ये Z है। अगर मैं आपको बोलूँ कि OP वेक्टर लिख के बताओ, आप कहोगे सर XI YJ और ZK। और अगर मैं बोलूँ कि डायरेक्शन को साइंस लिख के बताओ, आप कहोगे सर डायरेक्शन को साइंस इसके लिखेंगे x बाय इसका मैग्नीट्यूड कितना है इसका? x² y² z² अंडर रूट, सेम y अपॉन ये सेम नंबर, z अपॉन ये सेम नंबर, ये लिखते हैं ना। OP वेक्टर हमने निकाला वो XI YJ Z के, और उसका ये X Y और Z डायरेक्शन रेशियोज हो गए, उसको उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके डायरेक्शन को साइंस आ गए। अब देखो बच्चे, इसको इसी से चीज से रिलेट करके देखो, ये AB वेक्टर है। मुझे सिर्फ ये बात बता दो कि AB वेक्टर हम लिखेंगे कैसे? सर जी ये तो बहुत आसान है, आपने सिखाया था B - A, उल्टा करना है। उल्टा कैसे करेंगे? X2 - X1 I कैप प्लस Y2 - Y1 J कैप Z2 - Z1 K कैप। अगर आप वीडियो ध्यान से देख रहे हो, आपको क्लियर हो गया होगा कि अब डायरेक्शन रेशियोज डायरेक्शन को साइंस कैसे निकलेंगे। X2 - X1, नीचे क्या है? AB वेक्टर का मैग्नीट्यूड। Y2 - Y1, नीचे क्या है? AB वेक्टर का मैग्नीट्यूड।
Z2 माइनस Z1 नीचे क्या है, ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अगर आप इस तरह से समझ के करोगे, आपको किसी भी फॉर्मूला को याद रखने की नीड नहीं है, चाहे 2 पॉइंट से पास हो रही है, चाहे लाइन सिंपल है, हमें डायरेक्शन कोसाइन का फॉर्मूला पता है, डायरेक्शन रेशियो डिवाइड बाय उसका मैग्नीट्यूड। तो मैंने यहाँ पर यही लिखा है, x2 माइनस x1, ये हमारे क्या है, ये हमारे क्या है, डायरेक्शन रेशियोज हैं, और उसी को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर अंडर रूट, तो ये उसका ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। निकाल लिया। अब देखो बच्चे, ये बताओ आपको समझ में आया कि नहीं आया। अगर मैं वेक्टर की डायरेक्शन उल्टी कर दूं, जैसे मैंने बताया कि लाइन है, लाइन दोनों डायरेक्शन में मूव कर सकती है। अगर यहाँ पर मैं बी ए वेक्टर निकालूं, कैसे निकालेंगे सर जी, ए माइनस बी, ये हमें आता है, x1 माइनस x2 आई कैप, y1 माइनस y2 जे कैप, Z1 माइनस Z2। पता क्या होता है, कई बार हम पहले से ही परसेप्शन बना के बैठे हो, चैप्टर मुश्किल है, इतनी बड़ी बड़ी डायग्राम्स देख ली, बट ट्रस्ट मी, देखो क्या लिखा है मैंने, x1 माइनस x2 सेम लिखा मैंने, सेम बी ए मैग्नीट्यूड, y1 माइनस y2 का y1 माइनस y2 बी ए का मैग्नीट्यूड, Z1 माइनस Z2 बी ए का मैग्नीट्यूड, क्या लिखा है मैंने। अब इसको जानबूझ के इसी से रिलेट करने के लिए, ये कितना आया था, x2 माइनस x1, मैंने इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, तो यानी कि ये किसके इक्वल आ गया, ये हुआ जी, ये बन गया माइनस एल, यही बन गया माइनस एम, यही बन गया माइनस एन। ध्यान से सोच के देख लो, तो यानी कि लाइन के दो सेट ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, एल एम एन, दूसरा माइनस एल माइनस एम माइनस एन। डायरेक्शन रेशियोज वही आ गए, x1 माइनस x2, y1 माइनस y2, z1 माइनस z2। तो ट्रस्ट नहीं बच्चे, कुछ मुश्किल नहीं है। कई बार क्या होता है कि बुक में थोड़ा सा अजीब तरीके से लिखा होता है, उसी एनसीईआरटी को मैं सिस्टमैटिक वे से आपके सामने रख रहा हूँ। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। क्या सीखा अभी तक, समराइज करें। डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन रेशियोज कैसे होते हैं, सेम निकालने का फॉर्मूला, डायरेक्शन रेशियोज को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, और लाइन के दो सेट ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं और इनफाइनाइट डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। यहाँ तक हमने यही सीखा है, ठीक है। देखो मैं सब कुछ मैं डायग्राम इसलिए बनवा रहा हूँ क्योंकि ना मुझे, अब देखो हमारा टॉपिक क्या है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन स्पेस, ठीक है। ये याद करो, थोड़ा बहुत आपको स्ट्रेट लाइन की याद दिलाएगा, बट थोड़ा सा अलग है, वैसा नहीं है, ठीक है। अब देखो 1 पॉइंट फॉर्म है, 2 पॉइंट फॉर्म है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मैं हमेशा बच्चों को ये बोलता हूँ, अगर आपने +1 में भी स्ट्रेट लाइन मेरे से पढ़ा है, मैं हमेशा बच्चों को ये बोलता हूँ कि उसको स्क्रैम मत करो। पता क्या होता है, इन टॉपिक्स में क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें हमें याद होती हैं, ये फॉर्मूला ये फॉर्मूला ये फॉर्मूला, हमें उनको जोड़ना नहीं आता अच्छे से, हमें वही सीखना है, हमें वही सीखना है बच्चे। आपको याद होगा, देखो मैं आपको फिर से फील करवाने की कोशिश करूँगा। सपोज ये एक 2D सिस्टम में पॉइंट है, अगर मैं आपसे बोलूं कि इस पॉइंट में से पास होने वाली लाइंस बना दो, आप कहोगे सर जी ये लाइन सभी जो हैं इनफाइनाइट लाइंस इस पॉइंट में से पास हो रही हैं। यस, बिल्कुल सही है, ठीक है। अगर मैं आपको ये बोलूं कि बच्चे ये पॉइंट में से लाइन पास हो रही है, मान लो 2,3 में से, और वो x एक्सिस के साथ 45 का एंगल बना रही है, तब आप बोलोगे कि सर ये वाली लाइन हो सकती है, ये 45 का एंगल बन रहा है, तब एक ही लाइन ऐसी बनेगी, और कोई भी लाइन 45 का एंगल पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ x एक्सिस के साथ नहीं बनाएगी। तो ये इस तरह से मुझे दो चीज़ें चाहिए, देखा जाए तो पॉइंट और स्लोप। ऐसा कुछ अभी नहीं आएगा, मैं आपको जस्ट थोड़ा सा रिमाइंड करा रहा हूँ। +1 में क्या याद करो, हमने ये भी क्वेश्चन लिखी थी, y = mx + c, ऐसा कुछ लिखा था, काफ़ी क्वेश्चंस थी, ठीक है। अब सेम वे से बच्चे, सेम वे से 3D में हम कैसा करेंगे। 3D में तो हम स्पेस की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम बोलते हैं स्लोप, यहाँ पर हम बोलते हैं स्लोप, ढलान, कि कितने एंगल पर झुकी हुई है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पर वो कितने एंगल पर झुकी हुई है। अब हम बात कर रहे हैं स्पेस में, स्पेस में लाइन कहीं पर भी हो सकती है, तो इसको कैसे यूज़ करेंगे। तो सेम वे से सपोज इसी चीज़ को मैं बदल देता हूँ, 3D सिस्टम से। सपोज ये 3D सिस्टम है आपका, ये 3D सिस्टम है, ये आपका x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है। अब स्पेस में कोई पॉइंट है, अब मुझे सिर्फ ये बात बता दो कि इस पॉइंट में से कितनी लाइन पास होंगी। सर जी चाहे 2D सिस्टम हो चाहे 3D सिस्टम हो, एक पॉइंट में से तो इनफाइनाइट लाइंस पास हो जाएंगी। बिल्कुल सही बोला आपने, बिल्कुल बच्चे सही बोला, इनफाइनाइट लाइन पास हो जाएंगी। बट अगर मैं आपको ये बोल दूं, अब स्लोप का तो कंसेप्ट नहीं है, अगर मैं आपको ये बोल दूं कि यहाँ पर ना एक वेक्टर है, यहाँ पर ना बच्चे एक वेक्टर है, यहाँ पर एक वेक्टर है m, यहाँ पर एक वेक्टर है m, और हमारी लाइन जो है इस वेक्टर के पैरेलल है, तब तो एक ही लाइन होगी ऐसी। मेरे को बता दो, क्या ये लाइन, देखो ये एक ही लाइन होगी ऐसी, क्या आप बोल सकते हो कि ये सर ये लाइन भी जो है इस पॉइंट में से पास कर रही है, इसके पैरेलल नहीं। इस वेक्टर के पैरेलल हमारी सिर्फ एक ही लाइन होगी। यानी कि अब दोनों चीज़ों को रिलेट करके देखो, यहाँ पर पॉइंट और स्लोप था मेन, यहाँ पर क्या है, पॉइंट और वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, बस।
अगर आपने इस चीज़ को इमेजिन करके देखो, अगर आपको इमेजिन हो गया तो ट्रस्ट मी, आपको 3D में 8-9 नंबर लेने से कोई नहीं रोक सकता। तो सेम यहाँ पर हमारा टॉपिक है, क्या लिखा हुआ है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू गिवन वेक्टर। मैंने आपको अभी अभी वही वो बोलते हैं ना भाषण दिया, लेक्चर दिया, उसी के बारे में दिया। अब देखो यहाँ पर हमारी लाइन जो है एक पॉइंट में से, ये ए पॉइंट, ए कौन सा है, फिक्स्ड पॉइंट है, एम बी एनी पैरेलल वेक्टर टू लाइन एल। अब कुछ बच्चों को फिर से यहाँ पर देखो, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि आपके क्वेश्चंस का मैं आंसर कर पाऊँ। कुछ बच्चों को यहाँ पर, क्योंकि बच्चे क्योंकि ना देखो, फिर भी मैं, अब आप सामने नहीं बैठे, हम यूट्यूब पर एक दूसरे के सामने बैठे हैं, तो मुझे नहीं पता कि आप सामने से क्या पूछना चाह रहे हो, आपके मन में क्या क्वेश्चन है। तो मैं हमेशा सोचता हूँ कि बच्चे के मन में क्या क्या डाउट्स आ सकते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग एक बच्चों को डाउट आ सकता है कि सर आपने बोला कि एक पॉइंट में से पास हो रही है, यहाँ पर 2 पॉइंट है। तो बच्चे 2 पॉइंट नहीं है, इसको मैं आपको समझा देता हूँ। देखो ये एक लाइन है y = mx + c, ये स्ट्रेट लाइन हमने पढ़ी है, याद करो हमने ये भी पढ़ी थी इंटरसेप्ट फॉर्म, x/a y/b = 1। याद करो हमने ये भी पढ़ी थी y - y1 स्लोप x - x1। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? पढ़ा था ना। तो ये जो देखो m और c तो वो इंटरसेप्ट है, y इंटरसेप्ट है, ये स्लोप है। तो x और y क्या है, ये तो वेरिएबल होते हैं ना। तो सेम वे से ये जो p है ना, ये वेरिएबल ही है, ये वेरिएबल पॉइंट है, ये कहीं पर भी हो सकता है, ये एनी पॉइंट है, ये लाइन पर कहीं पर भी हो सकता है, ये इक्वेशन बनाने के लिए। और ये क्या है हमारा रेड वाला, ये क्या है हमारा फिक्स्ड पॉइंट है, ये हमारा क्या है फिक्स्ड पॉइंट है। अब आपको देखो, मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं ये नहीं बोल रहा कि पेपर में हमें डायग्राम्स बनानी है, पेपर में डायग्राम्स नहीं बनानी, आपको इमेजिन करना है ये हमारी लाइन है, एक पॉइंट से पास हो रही है और इस वेक्टर के पैरेलल है, तो ऐसी एक ही लाइन होगी, ठीक है। अब देखो बच्चे, याद करवाना हो तो मैं आपको जस्ट इतना याद करवाऊंगा कि बच्चों ये दोनों इक्वेशंस याद कर लो, बस आपको स्कूल में ऐसा ही याद करवाएंगे कि इन दोनों को याद कर लो। मैं आपको फील करवाना चाहता हूं, अगर आपने फील कर लिया तो आपको बहुत अच्छे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मुझे सिर्फ आप ये बात बताओ, ये जो AP वेक्टर है यहाँ पर, ये जो महाशय हैं AP वेक्टर, क्या ये पैरेलल टू M वेक्टर है? यस सर है। अगर 2 वेक्टर्स पैरेलल हैं, क्या वो एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल होते हैं? यस सर होते हैं। तो AP वेक्टर = λm। मैंने सही लिखा। डेरिवेशन हमें पेपर में प्रूव नहीं करनी, डेरिवेशन क्यों कर रहे हैं, इसको हमें इमेजिन कर, सॉरी फील करना है। AP = λm। अब AP वेक्टर कैसे लिखते हैं सर जी? AP वेक्टर हम लिखते हैं किस तरह से, AP वेक्टर है ना, OP - OA, कैसे लिखते हैं? OP - OA, ऐसे लिखते हैं ना। अभी मैंने लिखा था ना AB वेक्टर B - A, तो ये AP वेक्टर कैसे होगा? P - A, ठीक है। अब आपको पता है, ये याद रखना प्लीज कि इसको हम OP वेक्टर को हम नॉर्मली क्या लिखते हैं हमेशा? R वेक्टर। और OA वेक्टर को इसका नाम रख लो यार, इसका नाम रख लो A वेक्टर। तो OP का नाम तो R है स्टैंडर्ड, OA का नाम मैंने A रख लिया, = λm। तो फॉर्मूला हमारा डिराइव हो गया, आपके सामने है, R वेक्टर = A + λm। इसको याद भी रखना है और इसके साथ साथ हमें इसको समझना भी है। A क्या है यहां पर हमारा फिक्स्ड पॉइंट, M क्या है हमारा पैरेलल वेक्टर, लैम्डा क्या है कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। तो ये क्या है हमारी वेक्टर इक्वेशन। इसका आपको 100% है कि क्वेश्चन आना ही आना है। ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, इसका हम क्वेश्चन करने वाले हैं, पेपर में लिखने वाले हैं अपने पेपर में, ठीक है जी। अब देखो बच्चे, इसमें ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कार्टेशियन इक्वेशन। कार्टेशियन इक्वेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इसके बहुत सारे क्वेश्चंस भी आपको आएंगे। मैंने वैसे इसके डेरिवेशन करवाना नहीं था, पर आपको मैं जस्ट बता देता हूँ। देखो इसमें है क्या, AP वेक्टर = λ। देखो आपको ये पता है, ये पता, देखो बच्चे, x1 माइनस AP वेक्टर कैसे निकाल लेंगे हम? AP वेक्टर हम कैसे निकालेंगे? AP वेक्टर कैसे होगा? P - A, x - x1, y - y1, z - z1, वही लिखा है मैंने, = λm। m कितना है अपना? AI + BJ + CK, ठीक है। अब ऐसा करो, इसको कंपेयर करना, x - x1 कितना होगा? λa के बराबर। y - y1 किसके बराबर होगा? λb के बराबर। z - z1 किसके बराबर होगा? c λ के बराबर। इसका मतलब अगर मैं इस a को नीचे ले आऊं, इस b को नीचे ले आऊं, इस c को नीचे ले आऊं, तो तीनों लैम्डा के इक्वल है, मतलब ये तीनों आपस में रेशियो जो है बराबर है। इसी को हम बोलते हैं कार्टेशियन इक्वेशन। और ट्रस्ट में बच्चे, ये क्वेश्चन आपको पेपर में आने ही वाला है। कार्टेशियन इक्वेशन आपको याद रखनी ही रखनी है, इसको मैं आपको समझाऊंगा भी कैसे। देखो x - x1 by A, y - y1 by B, z - z1 by C, इसको याद रखना है। x1 y1 z1 क्या है? फिक्स्ड पॉइंट है। A B C क्या है? पैरेलल वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स हैं, या डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पैरेलल वेक्टर भी बोल सकते हो। इसको हम डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन भी बोलते हैं,
ये याद रखना प्लीज़, ठीक है आपने। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म, बाय स्टैंडर्ड फॉर्म, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है बेसिकली, तो इसको बाय डिफॉल्ट ऐसे ही याद रखना है। आई होप ये आपको समझ में आया। अब देखो अब क्या है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। याद होगा आपको, हमने स्ट्रेट लाइन ऐसे भी करी थी, हमने स्ट्रेट लाइन देखो बच्चे ऐसे भी करी थी कि पॉइंट दिया, स्लोप दिया, और अगर बाय चांस याद करो, अगर हमें 2 पॉइंट्स गिवन है तो उसमें तो एक ही लाइन पास होगी, हमें किसी की नीड नहीं है, ना किसी पैरेलल वेक्टर की, ना किसी स्लोप की। तो सेम चीज़ यहाँ पर है, तो सेम बच्चे चीज़ यहाँ पर है। अगर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स मुझे निकालने हो तो यहाँ पर मेरे पास 2 पॉइंट्स हैं, एक है आपका ए फिक्स्ड पॉइंट है ये, ठीक है, और दूसरा फिक्स्ड पॉइंट कौन है, बी, ठीक है। ये ओपी क्या है, ये हमारा जर्नल वेक्टर है, आर वेक्टर जिसको हम बोलते हैं, ये हमारा आर वेक्टर है। और बी, इसको क्या लिखेंगे, इसका नाम रख लो बी वेक्टर, ठीक है जी। और ओ ए का वेक्टर का क्या नाम रखोगे आप, ए वेक्टर। तो सेम वैसे ए जो है वो फिक्स्ड पॉइंट सब कुछ मैंने लिखा हुआ है। अब बच्चे इसको कैसे करेंगे, ध्यान से समझना इसको भी। देखो अब आपको पता है बच्चे, देखो वेक्टर लॉ ऑफ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर, फिर से हमें याद यही फॉर्मूला करना है, इसको यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, उसी को याद करना है, बट ये जस्ट आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। मुझे सिर्फ ये बात बताओ, मैं ओ से ए गया और ए से गया पी तक, डायरेक्टली मैं पी ओ से पी चला गया, ये है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, कि मैं डायरेक्टली मैं ओ से पी गया, ओ से ए गया, फिर ए से डायरेक्टली पी गया, उल्टा वहीं दूसरी डायरेक्शन में ओ से डायरेक्टली पी तक चला गया। इसका मतलब ये दोनों चीज़ें आपस में क्या हैं, दो चीज़ें आपस में क्या हैं, बराबर। मैंने वही लिखा है, ओ ए का मतलब ए वेक्टर, ए पी मुझे अभी पता नहीं है, ओ पी का मतलब आर वेक्टर, ए पी वेक्टर। अब मुझे ये बात बताओ, ये रहा ए पी वेक्टर, ये रहा ए पी वेक्टर। ए पी वेक्टर जो है, ये जो ए बी वेक्टर के क्या है, पैरेलल है, ये कोलिनियर है आपस में। ए बी और पी पॉइंट्स आपस में कोलिनियर हैं, और अगर ये कोलिनियर हैं तो इसको मतलब ये पैरेलल है, फ्री वेक्टर का कंसेप्ट यूज करके। अगर वेक्टर्स पैरेलल हैं या कोलिनियर हैं, मतलब इसको हम स्केलर मल्टीपल लिख सकते हैं। तो अगर कोलिनियर है तो ए पी इज इक्वल टू लैम्डा ए बी, तो मैंने यहां पर लैम्डा ए बी लिख दिया। ए बी वेक्टर हम कैसे निकालते हैं, क्योंकि मुझे बेसिकली फिक्स्ड पॉइंट चाहिए थे, इसलिए मैंने ए पी को ए बी में लिखा है, ठीक है। वो कितना होता है, बी माइनस ए, ठीक है। तो यहां पर हमारी इक्वेशन क्या बन गई, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी माइनस ए। अगर आप इसको कंपेयर करो बच्चे इसके साथ, ए प्लस लैम्डा एम, एम वेक्टर की जगह पर क्या आ गया हमारा, बी माइनस ए। आप इसको सोच के भी देखो बच्चे, थोड़ा सा इमेजिन करके देखो। अगर आप जस्ट बच्चे इसको देखो ध्यान से, ये ए पी वेक्टर है। अगर मैं फ्री वेक्टर का कंसेप्ट यूज करके इसको यहां पर लिख दूं तो बेसिकली ये वेक्टर पैरेलल टू उसी के बन गया। देखा जाए तो ये एक वेक्टर ही बन गया, पैरेलल है जो लाइन के। तो लाइन की इक्वेशन क्या होती है, ए फिक्स्ड पॉइंट प्लस लैम्डा एम। यहां पर हमारा एम क्या है, ए बी वेक्टर, और ए बी वेक्टर क्या होता है, बी माइनस ए। तो कुछ ऐसा कुछ सोचने की नीड नहीं है, बेसिकली वही चीज है जी। आई होप ये आपको क्लियर है। सेम वैसे कार्टेशियन इक्वेशन इसकी क्या थी, x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, ये फिक्स पॉइंट है। नीचे क्या है, पैरेलल वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स। यहां पर हमारा पैरेलल वेक्टर की जगह पर कौन आया, b माइनस ए। b माइनस ए वेक्टर कैसे निकालोगे, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, वही लिखा हुआ है। इस तरह से हमें दोनों चीज़ें याद करनी है। और ट्रस्ट में बच्चे, दोनों कार्टेशियन इक्वेशंस जो हैं, तो पिछली और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं आने वाला, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं आने वाला। तो बच्चे यहाँ पर हमें बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, हमें इक्वेशन ऑफ लाइन दोनों सीख ली हैं, ठीक है। बहुत थोड़ा सा टॉपिक रह गया है हमारा, उसके बाद हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। एंगल बिटवीन टू लाइंस, देखो इससे पहले हमने किया डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियोज, उसमें से एक एमसीक्यू वगैरह आपको आ सकता है। दूसरे नंबर पर हमने किया इक्वेशन ऑफ लाइन, उसमें से 100% है, एक क्वेश्चन आपको पेपर में आएगा। तीसरा क्वेश्चन ये है, एंगल बिटवीन टू लाइंस। मुझे आप सिर्फ ये बात बता दो, ये दो लाइंस के बीच में एंगल है, आपको ये पता है, ठीक है। अब ये एंगल मुझे निकालना है, ये एंगल मुझे निकालना है कि ये एंगल कितना होगा, ठीक है। अब आपको पता है कि इस लाइन का कोई पैरेलल वेक्टर होगा, यस, दोनों लाइन का अपना अपना पैरेलल वेक्टर होगा। इसका होगा m1, इसका होगा m2। अब बच्चे याद करो, 10th का कंसेप्ट था, अगर मैं इस वेक्टर को थोड़ा सा लंबा खींचूं तो यहां पर बच्चे जो एंगल बन रहा है, मतलब अगर आप देखोगे ये पैरेलल लाइंस हैं और ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, मगर आप देखोगे, आपको याद करो, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बनेंगे।
ये बच्चे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बनेंगे। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे ना, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ऑल्टरनेट एंगल, सब कुछ हमने किया हुआ है। मतलब जो पैरेलल वेक्टर के बीच में एंगल है वही लाइन के बीच में एंगल है, और अगर मैं एंगल वेक्टर्स के बीच में अगर एंगल निकाल लूँ तो वही एंगल लाइन के लिए भी काम करेगा, और वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना मुझे आता है। ये आपकी लाइन की इक्वेशन है, आर वेक्टर इज इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा m1, ये a2 प्लस लैम्डा m2, ठीक है। ये टू लाइंस हैं, तो एंगल बिटवीन टू गिवन लाइंस इज गिवन बाय cos थीटा इज इक्वल टू, वेक्टर के बीच में हम एंगल ऐसे निकालते हैं m1 डॉट m2 डिवाइड बाय m1 मैग्नीट्यूड m2 मैग्नीट्यूड उसका मॉड, क्योंकि एंगल जो है हमेशा वो क्या होता है, अक्यूट एंगल लेते हैं लाइंस के बीच में, तो इसलिए हमने मैग्नीट्यूड डाला है कि इसकी वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकती। तो ये आपका फॉर्मूला है, और ट्रस्ट मी डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट कुछ काम की बातें, ये वो बातें हैं जो आपको बुक्स में नहीं मिलती, बट मैं अपनी तरफ से बताता हूँ ताकि आप MCQs, रीजन असर्शन में कुछ भी आपको प्रॉब्लम जो है वो ना आए। अगर आपको बच्चे एंगल का फॉर्मूला पता है, अभी मैंने क्या बताया था, m1 डॉट m2, इनको डॉट करना a1 a2 b1 b2 c1 c2, मैंने ऊपर लिखा हुआ है। नीचे क्या था, नीचे क्या था बच्चे, m1 का मैग्नीट्यूड m2 का मैग्नीट्यूड। क्या आपको m1 का मैग्नीट्यूड नहीं करना आता, a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर अंडर रूट, a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर c2 स्क्वायर अंडर रूट, तो बस हो गया आपका। तो ये आपका एक फॉर्मूला बन गया इन कार्टेशियन फॉर्म। कई बार पेपर में, रीजन असर्शन में, MCQs में ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछ लें कि एंगल बिटवीन टू लाइंस इन कार्टेशियन फॉर्म, तो आपके सामने पड़ा। अब देखो बच्चे, एंगल इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बुक्स में आपको नहीं मिलेगा। कई बार आपको वो एंगल इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए cos थीटा इज इक्वल टू, मान लो एक लाइन के डायरेक्शन को साइंस है L1 M1 N1, ठीक है। एक लाइन जो है उसके डायरेक्शन को साइंस है L1 M1 N1, और दूसरी के हैं L2 M2 N2। तो कुछ नहीं करना, बस आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 मॉड, ठीक है। अगर आप इनकी डेरिवेशन में जाना चाहते हो तो बच्चे फिर वही नोट्स वाली वीडियो, वहाँ पर जाके आप डेरिवेशन जो है इनके कर सकते हो, बट डेरिवेशन की नीड जो है वो हमें नहीं है। इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, ये तो आपको पता ही है, अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर है मतलब वेक्टर परपेंडिकुलर है। वेक्टर कब परपेंडिकुलर होते हैं, जब उनकी डॉट कितनी होती है, 0। अगर डॉट 0 आ गई, हम बोलेंगे लाइंस क्या है, परपेंडिकुलर। और अगर दो लाइंस पैरेलल है तो आपको पता है वो स्केलर मल्टीपल ऑफ ईच अदर होती हैं, या आप ये भी बोल सकते हो कि उनकी जो डायरेक्शन रेशियोज की जो रेशियो होती है ना, जैसे ये पैरेलल वेक्टर की जो रेशियो है वो बराबर होती है। डायरेक्शन देखो, जो पैरेलल वेक्टर्स हैं, अगर देखो, अगर जो पैरेलल वेक्टर्स है M1 M2, अगर उनकी डॉट 0 है तो वो वेक्टर्स क्या हो गए, परपेंडिकुलर, मतलब लाइंस क्या होगी, परपेंडिकुलर। बट अगर उनकी रेशियो जो है वो सेम है, रेशियो मतलब ये है, अगर एक वेक्टर 2i प्लस 4j प्लस 6k है और दूसरा वेक्टर है i प्लस 2j प्लस 3k, ध्यान से चेक करो इसको, ये जो वेक्टर है, ये जो M2 वेक्टर है, ये M1 वेक्टर है, ठीक है। तो M1 वेक्टर जो है बेसिकली 2 टाइम्स है M2 का, तो एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल हो गए, तो इसको हम, उसकी रेशियो क्या होती है, बराबर चेक कर लो, 2/1 4/2 कितना होगा 2, 6/3 कितना होगा 2, तो ये बराबर है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। तो ये सब कुछ बातें ये वेक्टर हमने सीखी हुई हैं, मतलब आधा काम हमने वेक्टर में किया हुआ है। आगे आ जाओ जी बच्चे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब चौथा क्वेश्चन है ये आपका, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। देखो इसमें क्या है, इसमें दो तरह की लाइंस आपको मिलेंगी, स्क्यू लाइंस, पैरेलल लाइंस। अब बहुत से बच्चों ने पैरेलल लाइंस के बारे में सुना होगा, स्क्यू लाइंस के बारे में नहीं पढ़ा होता। देखो बच्चे, हमने 10th में ये चीज़ें पढ़ी थी कि अगर दो लाइंस पैरेलल, आपको पता है, ठीक है, पैरेलल वो एक दूसरे को कट नहीं करती। अगर मैं दो लाइंस ऐसे बना लूँ, देखो अगर दो लाइंस पैरेलल तो ऐसे होंगी, अगर दो लाइन पैरेलल नहीं है वो ऐसे होंगी, मतलब वो कहीं ना कहीं पर जाके आगे जाके कट कर देंगे, हमें यही सिखाया गया था। अगर दो लाइंस पैरेलल नहीं है वो कहीं ना कहीं जाके, मतलब कि वो जो है आपस में कट कर जाएंगी। बट स्पेस में क्या होता है बच्चे, स्पेस में अगर आपको समझाना चाहूँ, स्पेस में अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो बच्चे ये देखो, ये एक लाइन है, स्पेस में एक लाइंस होती हैं जो पैरेलल भी नहीं है। देखो नॉर्मली हम क्या बोलते हैं कि लाइंस पैरेलल है या इंटरसेक्टिंग है, बट स्पेस में ऐसा नहीं होता, स्पेस में एक तीसरी कैटेगरी भी होती है। तो ये एक लाइन है सपोज स्पेस में, अब ये एक लाइन यहाँ से जा रही है, देख पा रहे हो दोनों। अब ये इसको आगे पीछे करोगे तो ये यहाँ से पास करेगी, इसको आगे पीछे पास करोगे यहाँ से पास करेगी, मतलब ये ना तो पैरेलल है और ना ही ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। ऐसी लाइंस को हम क्या बोलते हैं, स्क्यू लाइंस। स्क्यू लाइंस कौन सी होती हैं, जो ना ही पैरेलल हों ना ही इंटरसेक्ट करें, ठीक है। अब देखो बच्चे, स्क्यू लाइंस कैसी होंगी, A1, यहाँ प्लस आएगा बच्चे, यहाँ प्लस आएगा, गलती है मेरी, सॉरी, यहाँ प्लस आएगा, ठीक है। A1 प्लस लैम्डा, A1
A1 प्लस लैम्डा M1, ये आपका मतलब कि पहली लाइन है, ये आपकी पहली लाइन है A1 प्लस लैम्डा M1, ये दूसरी लाइन है A2 प्लस म्यू M2, म्यू जो मर्जी कांस्टेंट रख लो। अब ये दो लाइंस हैं, ऑब्वियसली स्क्यू लाइंस हैं, मतलब अलग अलग लाइंस हैं, ये कट नहीं कर रही, ये पैरेलल नहीं है, तो इनका फॉर्मूला क्या होगा? डायरेक्टली फॉर्मूला हमें याद करना है, फिर से डेरिवेशन नहीं हमें करना। M1 क्रॉस M2 डॉट A2 माइनस A1 और नीचे M1 क्रॉस M2 का मैग्नीट्यूड, तो ये आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला है। क्रॉस करना भी हमें आता है, माइनस करना भी आता है, उसका मैग्नीट्यूड करना भी आता है। मॉड क्यों है? वो डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। और वहीं पर अगर लाइंस जो हैं वो पैरेलल हैं, यहाँ पर देखो A1 प्लस लैम्डा M1 A2 प्लस न्यू M, यहाँ पर M जो है वो सेम रखा है मैंने, M और M सेम, क्योंकि पैरेलल वेक्टर है, एक दूसरे के मल्टीपल ही होंगे, तो इस पर फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट है। तो फॉर्मूला क्या है बच्चे? यहाँ पर M क्रॉस A2 माइनस A1 डिवाइड बाई M का मैग्नीट्यूड। तो दोनों में फर्क देख लो प्लीज बच्चे, आप थोड़ा सा फर्क है, बट ये प्लीज याद रखना है और पेपर में कुछ बातों का ध्यान रखना है, वो हम आपको आगे जाके वीडियो में बताऊंगा। अब देखो बच्चे, ऑलमोस्ट यस सब कुछ खत्म हो गया। अब मुझे आपको कुछ अपनी तरफ से सजेशंस देनी है, मगर 3D का बेसिक ऑलमोस्ट आधा घंटा हुआ है और 3D का बेसिक हमारा बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। अब कुछ बातें जो हम ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले, अगर डायरेक्शन रेशियोज, ये मैंने वेक्टर में ही बताया था, अगर डायरेक्शन रेशियो एक्स वाई जेड है तो उसके डायरेक्शन को साइन, देखो ये बहुत बार क्वेश्चन आता है, वेक्टर में भी आता है कि एक लाइन के, एक वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो है एक्स वाई जेड, उसके डायरेक्शन को साइंस बता दो। तो बहुत सिंपल है यार, उसको एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर से डिवाइड कर दो अंडर रूट सबको, बस ये डायरेक्शन को साइंस आ जाएंगे आपके। और सेम वे से अगर उल्टा है, अगर डायरेक्शन को साइंस गिवन है, ये आपके डायरेक्शन को साइंस है, ये वाले ये डायरेक्शन को साइंस है, तो डायरेक्शन रेशियोज क्या हैं? ये वाले क्या हैं? डायरेक्शन रेशियोज। बहुत आसान है, ठीक है, ये एक क्वेश्चन कवर हो गया। अगर किसी पॉइंट ऑफ डिस्टेंस, किसी पॉइंट का डिस्टेंस एक्सिस से निकालना हो तो पी एक्स वाई जेड का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस होगा ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये पेपर में रिपीट हो रहा है, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अब देखो बच्चे, यहाँ पर ये 3D सिस्टम है आपका, ये वाई एक्सिस है, ये आपका जेड एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है। अब यहाँ पर एक पॉइंट है, वो मान लो पॉइंट है आपका, इसका ए बी से लिखते हैं, ठीक है, ए बी और सी, ठीक है। अब मुझे इसका वाई एक्सिस से डिस्टेंस निकालना है, मुझे इसका ये वाला डिस्टेंस जो है वो निकालना है, ये वाला। अब मुझे ये बात बताओ, डिस्टेंस निकालना होता है तो बिल्कुल हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही निकालते हैं, हम ऐसे डिस्टेंस तो निकालते हैं ना, डिस्टेंस मतलब बिल्कुल परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर ही होगा ना। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, वाई एक्सिस पर जो है, वाई एक्सिस पर जो है, देखो ये होता है एक्स, ये होता है वाई, ये होता है जेड। वाई एक्सिस पर एक्स तो 0 ही होगा, वाई एक्सिस पर जेड तो 0 ही होगा, तो यहाँ पर वाई कितना होगा? वाई होगा बच्चे बी। अगर यहाँ पर ये बी है तो बी, देखो इसको ऐसा समझ के देख लो, ये पॉइंट है 2,3, 2D सिस्टम में समझ के देख लो। इसके बिल्कुल नीचे पॉइंट क्या होगा? ये वाला पॉइंट कितना होगा? ये होगा 2,0, क्योंकि इसमें एक्स एक्सिस पर y तो 0 ही होगा, y तो 0 ही होगा। और ये यहाँ पर अगर x2 है तो थ्रू आउट इस पूरी लाइन पर जहाँ पर मर्जल है y कितना होगा? सॉरी x कितना होगा? x तो 2 ही होगा ना। तो सेम वैसे यहाँ पर है, इस पूरी लाइन पर y कितना रहेगा? b ही रहेगा, ठीक है। अब इसका डिस्टेंस निकालना, अगर ये मान लो पॉइंट A है, अब PA का डिस्टेंस निकालना कैसे निकालोगे? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर अंडर रूट। कितना आया? a स्क्वायर, ये बन गया 0, ये बन गया c स्क्वायर। तो यानी कि यहाँ पर फॉर्मूला क्या बन गया? अगर मुझे y किसी भी पॉइंट का अगर मुझे y एक्सिस से डिस्टेंस निकालना है तो मैं क्या, डायरेक्टली फॉर्मूला क्या है? a का स्क्वायर x का स्क्वायर कर दो, z का स्क्वायर कर दो, y को छोड़ दो। तो सेम मैंने यहाँ पर वही लिखा है। अगर मुझे किसी पॉइंट का डिस्टेंस, देखो जैसे पी एक्स वाई जेड का मुझे एक्स एक्सिस से डिस्टेंस निकालना है, एक्स को छोड़ दो, कितना आंसर आएगा? वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर अंडर रूट। प्लीज इसको याद रखोगे, जो क्वेश्चन में डायरेक्टली आएगा। अगर लाइन के डायरेक्शन को साइंस 2 सेट होते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था, एल एम एन माइनस एल माइनस एम माइनस एन। लाइन के इनफाइनाइट डायरेक्शन रेशियो होते हैं, पहले ही आपको समझा चुका हूँ, ठीक है। नोट्स पे लिखने का फायदा बच्चे ये होता है, ये नोट्स से मुझे याद आया, सभी नोट्स जो हैं आपको टेलीग्राम चैनल पर फाइल सेक्शन में जाके मिल जाएंगे। बहुत से बच्चे पूछते रहते हैं सर नोट्स कहाँ पर है, नोट्स का तो फाइल सेक्शन में जाके आप ले सकते हो, ठीक है। जो वीडियो का बेसिकली नाम होता है ना, जैसे 13 डेज सीरीज है तो 13 डेज सीरीज करके नोट्स मिल जाएंगे। अगर वो PYQ सीरीज है तो PYQ सीरीज करके आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। ये NCERT वन शॉट है तो NCERT वन शॉट सर्च करके आपको मिल जाएंगे। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में हमें गिवन नहीं होता कि लाइंस पैरेलल हैं कि स्क्यू।
देखो आपको शॉर्टर डिस्टेंस वाला क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पर लिखा नहीं होगा कि लाइंस पैरेलल है, हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना है या ये वाला, हमें खुद चेक करना है, हमें ये प्लीज़ याद रखना, हमें चेक करना है कि वो लाइंस क्यू है कि पैरेलल है। कैसे चेक करोगे? अगर तो वो बच्चे उनके वेक्टर्स जो हैं प्रोपोर्शनल हुए तो पैरेलल है, अदरवाइज वो नहीं है। तो प्लीज़ इसको याद रखना है। आगे अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बच्चे हमने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल लिया, वो कितना आया 0, तो हम बोलेंगे कि दोनों लाइंस क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है। अब कई बार तो वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने को बोले तो एनी पॉइंट ऑन लाइन निकाल के हम इक्वेट बोथ पॉइंट्स, तो ये मैं आपको क्वेश्चंस में ही समझाऊंगा बच्चे, ये वाला पॉइंट। ठीक है। अब ये जो है ये बेसिकली एनसीईआरटी में क्वेश्चन है भी नहीं है, मैं आपको बताऊंगा कैसे करने हैं वीडियो में आगे। ठीक है। अब देखो बच्चे, ये मैंने वैसे ही बता दिया कि कई बार डायगोनल के कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। ये जो आप देख रहे हो ना, ये वाला पिंक वाला पोर्शन, ये जो पिंक वाला पोर्शन आप देख रहे हो, ये ना आगे है, मतलब ये आगे की ओर है, और ये जो ब्लू वाला पोर्शन आप देख रहे हो ये पीछे की ओर है। इसको समझने की कोशिश करो। डायग्राम ऐसे बनी हुई है बट एक्चुअल में, सॉरी मैं कहाँ पर चला गया, एक्चुअल में बच्चे ये जो है बेसिकली, ये मैं क्या मैं भूल ही गया यार। हाँ देखो बेसिकली क्या होता है, डायग्राम ऐसे बनी हुई है बट देखा जाए तो कोई 3D फिगर मैं यहाँ पर रखूँ तो ये पिंक वाला पोर्शन आगे की ओर है, ब्लू वाला पोर्शन जो है पीछे की ओर है। तो ये मैंने बस डायगोनल्स लिखे हुए हैं आपको, सॉरी उसके पॉइंट्स लिखे हुए हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, मान लो सपोज डी पॉइंट है, स्पेस में है, ये कितना ए, ये कितना होगा, यहाँ पर ये z और x में है तो इसका y कितना होगा 0। ये x एक्सिस पर है, देखो इसको पहले समझने की कोशिश करते हैं। ये x एक्सिस पर है, पॉइंट कैसा होगा a 0 0। ये पॉइंट y एक्सिस पर है z एक्सिस पर है 0 0 a। ये y एक्सिस पर है 0 a 0। ये क्लियर हो गया? ठीक है। अब ये देखो ये z और x में है तो a 0 a। ये पॉइंट जो है x और y में है तो a 0। ये पॉइंट तो स्पेस में ही है a। ये पॉइंट जो है ये कहाँ पर है, y और z प्लेन में है 0 a। और ये मैंने सब कुछ आपको बता दिया। अब डायगोनल्स कैसे होते हैं इसके याद रखना, कई बार आपको डायगोनल्स वाले क्वेश्चन भी आते हैं। अगर आपने मेरी 13 डेज सीरीज करके देखी है तो मैंने उसमें क्वेश्चंस करवाए हैं ऐसे। डायगोनल कैसे नोट करते हैं, देखो रेक्टेंगल का डायगोनल निकालना बहुत आसान है इस तरह से, बट कई बार क्या होता है इसके डायगोनल निकालने मुश्किल होते हैं। तो कैसे याद रखोगे, सी पॉइंट जो है ये आगे है और इसके बिल्कुल पीछे कौन है, इसके पीछे कौन है, जी, पिछली साइड। ठीक है। डी पॉइंट जो है आगे है, इसके बिल्कुल पीछे कौन है बच्चे, ओ, इसके बिल्कुल पीछे तिरछी डायरेक्शन में। ठीक है। अब ये ओ पॉइंट तो ए पॉइंट तो आगे है, अब इसके बिल्कुल पीछे कौन है, एफ ए। सेम वे से सारे बता दिए मैंने। बी आगे है, इसके पीछे कौन है, बिल्कुल ई। तो इस तरह से हमें याद रखना है डायगोनल्स हैं। आई थिंक सारे बेसिक खत्म हो गए। यस ये कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मैंने आपको अपने लिए अपनी तरफ से ही बताया। देखो बच्चे याद है आपको ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये कौन सी फॉर्म है, प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ ये कौन सी फॉर्म है। यस वेरी गुड। जिनको भी पता है, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन, जो सिंगल पॉइंट वाला। ठीक है। अब ये बच्चे स्टैंडर्ड फॉर्म, इसके बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। अगर मैं आपको बोलूं इसका फिक्स्ड पॉइंट बता दो, आप बोलोगे सर x1 y1 z1 और पैरेलल वेक्टर सर a b c। आ जाओ यहाँ पर। अगर मैं आपको बोलूं कि इसका पैरेलल, इसका फिक्स पॉइंट बताओ, आप बोलोगे सर 1 2, कंफ्यूजन हो गया आपको 4। इसको ऐसे लिखना है x माइनस x1 y माइनस माइनस 1। तो इसका फिक्स्ड पॉइंट कितना है, 1 2 और 4। प्लीज इस बात को ध्यान रखोगे। और इसके डायरेक्शन रेशियो कितने, 2 3, डायरेक्शन रेशियो कितने 2 3 5। ठीक है। अब ये बहुत ये आपको बहुत कंफ्यूज करेगा। ऐसे बहुत से क्वेश्चन आपको पेपर में आएंगे। तो हमेशा याद रखना कि लाइन को हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। आपको पता है इसमें 2x+1 है और यहाँ पर x होता है, तो उसमें से पहले क्या करोगे, उसमें से पहले 2 को कॉमन लोगे इस तरह से, इस तरह, सॉरी इससे कॉमन ले लो पहले। मैं स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ आपको। x+1/2, नीचे कितना है 3। ठीक है। अब इस 2 को ले जाओ जी नीचे, x+1/2 3/2। और यहाँ पर क्या लिखोगे, 1/2 है, +1/2 क्या लिखोगे, इस तरह से। अब देखो जो आपको डायरेक्शन रेशियोज जो हैं पहले लग रहे थे 3 4 5, ये गलत है। हमने इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है। ये देखो x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1। तो नीचे जो भी आ गया ये क्या है हमारे पैरेलल वेक्टर में 3/2 4 और 5/3, जो पहले क्या लग रहे थे 3 4 और 5। तो प्लीज़ इन बातों का ध्यान रखोगे। यहाँ पर ये भी मैंने लिखा हुआ है, ऐसे भी आपको पेपर में आ सकता है। तो इसको ऐसे लिख लो, इसके डायरेक्शन पैरेलल वेक्टर कितना है 1 1 1। सेम वे से इसको भी ध्यान से रखो, x/1 y/2 z/3। तो बेसिकली ये क्या है 0 0 0 से पास कर रहा है। तो इन सब बातों का ध्यान रखोगे। ट्रस्ट मी, यहाँ पर बेसिक हमारा खत्म है। अगर मैं देखूँ बच्चे, इसमें अप्रॉक्सीमेटली हमें 40 मिनट्स के अराउंड लगे हैं और
हमारा सारा बेसिक जो है वो ख़त्म है। अब हम करने वाले हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो मेरे को बताओ पहला क्वेश्चन क्या है कि ये लाइन जो है, एक लाइन जो है वो एक्स एक्सिस के साथ, वाई के साथ, जेड एक्सिस के साथ ये एंगल बना रही है। डायरेक्शन को साइंस में पता करना है। डायरेक्शन को साइंस का मेरे को फॉर्मूला आता है, कितना होगा कॉस अल्फा मतलब कॉस 90, एम कितना होगा कॉस 60, ठीक है, एन कितना होगा कॉस गामा मतलब कॉस 30, और ये आपको पता है 0 होता है। कॉस 60 कितना होता है बच्चे 1/2, कॉस 30 होता है √3/2। तो ये आपके बच्चे डायरेक्शन को साइंस आ गई। मुझे बताओ इसमें मुश्किल लगा कुछ? और ये पहला क्वेश्चन है जो आपको पेपर में आ सकता है, ठीक है। इसके जैसा सेम क्वेश्चन करवाता हूँ आपको, वो होमवर्क में भी दे सकता था पर मैंने जानबूझ के नहीं लिया। देखो ये देखो 90 135 45 डिग्री, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कितना आएगा, L इज इक्वल टू, सेम तो है, ये सेम है, थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, M इज इक्वल टू कॉस 135 और N इज इक्वल टू कॉस 45। ये मुझे पता है 0 होता है, ये मुझे पता है 1/√2 होता है। तो यहाँ पर जिन बच्चों ने ट्रिग्नोमेट्री मेरे से पढ़ी है, आपको पता है, इसको हम ब्रेक करके लिखेंगे कैसे, 180 माइनस 45। तो कितना आएगा, कॉस का कॉस ही रहेगा 45, ठीक है। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव, तो इसका कितना आंसर आ गया -1/√2। तो हमारे डायरेक्शन रेशियोज आए इस तरह से, ठीक है जी, ठीक है जी। तो इस तरह से हमें करना है। आई होप ये आपको क्लियर है। अब नेक्स्ट बच्चे हमें क्वेश्चन करना है एग्जाम्पल नंबर 2। मैं हमेशा सीक्वेंस वाइज नहीं चलता, मैं अपने अकॉर्डिंग चलता हूँ ताकि बच्चों को मैं अच्छे से समझा पाऊँ। देखो क्या लिखा है, इफ अ लाइन हैज डायरेक्शन रेशियोज, उसके डायरेक्शन को साइंस बता दो। बताओ मैंने आपको आज बेसिक में लिखवाया कि नहीं लिखवाया? अगर वीडियो अच्छे से देखी है तो आपको पता है हमने सर किया है। तो इसके डायरेक्शन रेशियोज दिए हुए हैं। डायरेक्शन रेशियोज हमें कितने दिए हुए हैं, 2 -1 एंड -2। इसका मैग्नीट्यूड निकालना हमें आता है, 2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर √। और ये होता है 4 + 1 + 4, कितना आया √9, कितना आया 3। तो इसके डायरेक्शन को साइंस कितने आएंगे बच्चे, 2/3 -1/3 -2/3। तो ये डायरेक्शन को साइंस है। मुझे इसमें बता दो क्या मुश्किल लगा। इसको वैसे आप प्लस माइनस भी कर सकते हो, यहाँ पर आप प्लस माइनस भी लिख सकते हो, ठीक है, ठीक है जी। आई होप ये आपको क्लियर है। इसके बाद हमें कौन सा क्वेश्चन करना है, इसके बाद हमें करना है बच्चे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन करना है बच्चे हमें। सेकंड क्वेश्चन क्या है, इफ फाइंड अ डायरेक्शन को साइंस ऑफ अ लाइन विच मेक्स, ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। ये पहला एमसीक्यू है जो आपको सोच के देख लो, ये पेपर में हो सकता है आपको मिल जाए। फाइंड डायरेक्शन को साइंस ऑफ अ लाइन, एक लाइन के हमें डायरेक्शन को साइंस फाइंड करने हैं विच मेक्स इक्वल एंगल विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। मतलब हमारा जो एंगल होता है अल्फा, बीटा और गामा, वो क्या है, सेम है, मतलब थीटा। तो इसको कैसे करेंगे, आप लिख लो जी, एल कितना आएगा कॉस थीटा, एम कितना आएगा कॉस थीटा और एन कितना आएगा कॉस थीटा। और ये आपको फॉर्मूला पता होगा डायरेक्शन को साइंस का कि L² + M² + N², जो हमने वेक्टर में पढ़ा था, वो कितना होता है 1। तो यहाँ पर लिख लो जी इसको, cos² थीटा cos² थीटा cos² थीटा इज इक्वल टू 1। तो 3 cos² थीटा इज इक्वल टू 1, cos² थीटा इज इक्वल टू 1/3, cos थीटा कितना आ गया +-1/√3। तो हमारी डायरेक्शन को साइंस कितने आ गए बच्चे, प्लस माइनस बाहर लिख लो, 1/√3 1/√3 1/√3। तो ये आपका आंसर है, ठीक है बच्चे। आई थिंक आपको ये क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये देखो बच्चे, डायरेक्शन रेशियोज दिए हुए हैं, डायरेक्शन को साइंस पता करने हैं, तो ये आपका होमवर्क है, बहुत आसानी से आप कर सकते हो, बिल्कुल सेकंड एग्जाम्पल के जैसा ही है। नेक्स्ट हमें करना है जी, नेक्स्ट हमें देखो थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन होकर आएगा। नेक्स्ट देखो थर्ड क्वेश्चन, ये पहली एक्सरसाइज आपकी, मेरे को बताना कहाँ पर मुश्किल लगा आपको। ये देखो जी, फाइंड डायरेक्शन को साइंस ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू। अब देखो पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स आ गया। अब आपको पता है कैसे करना है। अब आपको पता है, सबसे पहले सर वेक्टर ढूंढ लो, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। ए बी वेक्टर के आपको निकालना आता है, सर जी आता है। तो कैसे करेंगे, 1 - -2 i कैप, 2 - 4 j कैप और 3 - -5 k कैप। तो ए बी वेक्टर कितना आएगा, ये आएगा जी 3i - 2j + 8 k कैप। अगर मैं डायरेक्शन रेशियोज की बात करूं तो अगर वो पूछे नहीं है, वैसे हाँ पूछे नहीं है, बट मैं वैसे आपको बता देता हूं, ये आएंगे। अब उन्होंने क्या पूछा, डायरेक्शन को साइंस। डायरेक्शन को साइंस के लिए क्या करोगे, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो। तो यहाँ पर सबके क्या कर दो, स्क्वायर, उनको ऐड। तो यहाँ पर आएगा 9 + 4 + 64
तो कितना बन गया 68 और 77 रूट 77। तो यहाँ पर हमारे डायरेक्शन को साइंस कितने आ गए, डायरेक्शन को साइंस कितने आ गए 3/√77 माइनस 2/√77 8/√77। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हो। यहाँ पर ना मैं आपको वैसे ही बात बताऊँ अपनी तरफ से, यहाँ पर मैं आपको बात बताऊँ, वैसे प्लस माइनस लिख सकते हो, मेरे दिमाग में वैसे ही अभी अभी बात आई है। कई बार पेपर में ये क्वेश्चन आता है एमसीक्यू में, ठीक है, और ऑप्शन में पता क्या लिखा होता है, ऑप्शन पता कैसी होती हैं, इस तरह से। सपोज आप मैं 2 ऑप्शन दूंगा आपको, मुझे आप बताना कि कौन सी ऑप्शन सही है, मुझे आप बताना नीचे कमेंट सेक्शन में कि कौन सी ऑप्शन सही है। इन दोनों में कौन सी ऑप्शन सही है कि इस लाइन के डायरेक्शन को साइंस बता दो। पेपर में जो क्वेश्चन है आपके सामने बहुत सारी ऑप्शन है, उनमें से आपको 2 ऑप्शन में डाउट है, कौन सी ऑप्शन लग रही है, ऑप्शन ए या ऑप्शन बी। प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में लिखने की कोशिश करना, क्योंकि इससे आप वीडियो में इन्वॉल्व होते हो। ठीक है, अब बहुत से जिन बच्चों ने बच्चे इसका आंसर जो है, जिन बच्चों ने आंसर इसका ए बोला है वो बिल्कुल एक्यूरेट है, क्योंकि इसको माइनस से मल्टीप्लाई करना, ये माइनस आएगा, ये प्लस आएगा, ये माइनस आएगा। अब ये थोड़ा सा है उसी के जैसा ही है, ये कंफ्यूज करने के लिए है, बट यहाँ पर इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस आएगा, ये प्लस आएगा, तो यहाँ पर ये गलत है, तो ये ऑप्शन बच्चे ये गलत है। ठीक है, इन चीज़ों का आप ध्यान रखोगे, ये सब कुछ आपको एमसीक्यू में परेशान कर सकती चीज़ें ऐसी। ठीक है, आगे हमें क्वेश्चन करना है बच्चे, आगे हमें क्वेश्चन करना है 5th इसके जैसा, इसे 5th क्वेश्चन करना है। आ जाओ आगे, वैसे मैंने हिंट लिखा हुआ है, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ साइड ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर। ओके, अब देखो बच्चे, इसको मैं करवा एक हिस्सा करवा देता हूँ, बाकी आप खुद से कर सकते हो, बहुत आसान क्वेश्चन है। ये देखो जी, आपकी ट्रायंगल है, ठीक है, इसके पॉइंट्स लिख लेते हैं हम। ये ए पॉइंट है, मान लो आपका 3 5 -4, और ये आपका बी पॉइंट है जी -1 1 2, और ये आपका सी पॉइंट है -5 -5 -2। ठीक है, अब डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल, अगर मैं ए बी की बात करूं तो ए बी वेक्टर पहले निकाल लूं, कैसे आएगा -1 -3 आई कैप, उसके बाद 1 -5 जे कैप, 2 -4 के कैप। तो ए बी वेक्टर कितना आएगा बच्चे, -4i -4j +6 के कैप। ठीक है, अब डायरेक्शन को साइंस निकालने हैं, तो -4 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर अंडर रूट, तो 16 16 36, तो कितना बन गया 68 बन गया, 68 बना ना, 32 और यस 68। ठीक है, तो इसके डायरेक्शन को साइंस कितने आएंगे, डायरेक्शन को साइंस कितने आएंगे बच्चे, इसके डायरेक्शन को साइंस आएंगे -4/√68 -4/√68 6/√68। तो बाकी बच्चे जो खुद आप होमवर्क है BC के आप खुद निकालोगे, और AC या CA के आप खुद निकालोगे, तो ये आपका होमवर्क है, यहाँ पर आपको खुद से करना है। ठीक है, जस्ट मैंने हिंट दिया, इसको बार बार करने का फ़ायदा ही नहीं है, आपको करना आना चाहिए ये। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट हमें करना है जी 4th एग्जाम्पल। नेक्स्ट हमें करनी है बच्चे 4th एग्जाम्पल। ये देखो, डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से आपको करना है, प्लीज़ इसमें गलती नहीं करनी है। मुझे आप सिर्फ ये बात बताओ, थोड़ा सोच समझ के बताना, कि जब बच्चे हमने एक लाइन के डायरेक्शन को साइंस निकाले थे, हमने किसकी हेल्प से निकाले थे, सर जी वेक्टर की हेल्प से। तो सेम वैसे यहाँ पर है। सपोज मैं आपको एक समझाऊंगा, बाकी आपको सारे समझ में आ जाएंगे। ये आपका y एक्सिस है, ये आपका z एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है। ठीक है, अब अगर मैं इसकी डायरेक्शन में एक वेक्टर ले लूँ यहाँ पर, ठीक है, ये जो वेक्टर है ये OP वेक्टर है, ये OP वेक्टर है। अब मेरे को ये बात बताओ, डायरेक्शन को साइंस निकालने का मतलब क्या होता है कि एंगल कितना बन रहा है। मुझे आप सिर्फ ये बात बताओ, अल्फा एंगल कितना होगा यहाँ पर, 0। कैसे, OP वेक्टर जो है x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, 0 बना रहा है। OP वेक्टर जो है y एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, 90, और गामा एंगल कितना आएगा, 90। सोच के देखो बच्चे, यार तीनों एक्सिस जो हैं आपस में परपेंडिकुलर हैं, और अगर मैंने कोई वेक्टर x एक्सिस की डायरेक्शन में ले लिया, तो इसका मतलब वो x एक्सिस के साथ 0 एंगल बना रहा है, y के साथ 90 और z के साथ 90। तो बस हमारी डायरेक्शन को साइंस कैसे आएंगे फिर, L = cos 0, M = cos 90 और N = cos 90।
कितना आएगा, ये 1, ये कितना होता है 0, ये कितना होता है 0। तो ये हैं जी हमारे डायरेक्शन कोसाइंस एक्स एक्सिस के। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्टली एमसीक्यू भी आ सकता है, डायरेक्टली एमसीक्यू भी आ सकता है, ठीक है। अब अगर वो वाई एक्सिस के पूछें तो वो कितने आएंगे, अब वाई एक्सिस के साथ 0 एंगल होगा, बाकी दोनों के साथ 90, तो यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 0, तो ये वाई एक्सिस के हैं। और सेम वे से अगर हम जेड एक्सिस की बात करें तो प्लीज़ बच्चे ये देखो, इसमें कोई भी दो राय नहीं है, इन तीनों जो हैं बच्चे प्लीज़, तीनों जो हैं आपको डायरेक्शन कोसाइंस जो हैं वो आपको याद रखने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है जी। ये हो गया। अब इसके बाद हमें करनी है फिफ्थ एग्जाम्पल। आ जाओ जी, फिफ्थ एग्जाम्पल हम करते हैं, शो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो कोलिनियर वाला क्वेश्चन आ गया बच्चे। अब आपको पता है वेक्टर में हमने सीखा था, वेक्टर हमने इसको बहुत तरीकों से सीखा था कि वेक्टर देखो, ए बी वेक्टर निकाल लो उसका मैग्नीट्यूड, बी सी वेक्टर निकाल लो उसका मैग्नीट्यूड, सी ए वेक्टर निकालो उसका मैग्नीट्यूड, कोई भी दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड तीसरे के अगर बराबर आ गया तो पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर। तो यहाँ पर हम स्ट्रेट लाइन की हेल्प, सॉरी जो है उसकी हेल्प ले सकते हैं, वेक्टर्स की हेल्प ले सकते हैं। और तरीका भी था, कौन सा तरीका था, आप ए बी वेक्टर निकाल लो, कितना आएगा ए बी वेक्टर, 1 - 2 आई कैप -2 -3 जे कैप और 3 - 4 के कैप। तो ए बी वेक्टर कितना आया, ए बी वेक्टर आया जी -i -5j +7 के कैप। अब ऐसा करो, मेरे कहने पर बी सी वेक्टर निकाल लो, बी सी वेक्टर कितना आएगा, 3 - 1 आई कैप 8 - 2 जे कैप -11 - 3 के कैप। तो बी सी वेक्टर कितना आया, 2i + 10j -14 के। अगर आप ध्यान से देखो बच्चे, इसको ध्यान से देखो तो बी सी वेक्टर जो है, बी सी वेक्टर में से अगर हम -2 कॉमन ले लूँ, अंदर कितना आएगा, -i -5j +7 के। चेक करो, +2i + 10j -7 के, ठीक है। तो यानी कि ये बन गया -2 टाइम्स ए बी। तो अब यहाँ पर बी सी वेक्टर जो है -2 टाइम्स ए बी बन गया। इसका मतलब वेक्टर्स आर पैरेलल, वेक्टर्स क्या हैं, पैरेलल। एंड बी पॉइंट, ये हमने वेक्टर में सेम क्वेश्चन किया है, इज कॉमन, बी पॉइंट जो है कॉमन है, देयरफॉर पॉइंट्स आर कोलिनियर, पॉइंट्स हमारे क्या हो गए, कोलिनियर। तो ये हमने जो है इसको प्रूव कर दिया, ठीक है। ठीक है बच्चे, आप इसको वैसे डायरेक्शन जैसे मर्जी कर लो, कुछ इसको डायरेक्शन रेशियोज बोल देते हैं, ये डायरेक्शन रेशियोज हैं, ये भी डायरेक्शन रेशियोज हैं, जैसे मर्जी कर लो, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर है। अब इसके बाद हमें करने हैं एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6, ओके वो नहीं है, ठीक है, वो नेक्स्ट एक्सरसाइज की है। हाँ जी, इसका एक होमवर्क रह गया था बच्चे, इसका एक होमवर्क रह गया था, वो हम देखो, थर्ड क्वेश्चन भी हो गया हमारा। ये देखो पॉइंट्स आर कोलिनियर, और ये आप खुद से कर सकते हो, सेम क्वेश्चन है, ठीक है जी। ये हो गया जी। अब देखो जी, यानी कि हमारी पहली एक्सरसाइज खत्म भी हो गई है। 11.1 नहीं एनसीईआरटी में, वो खत्म है, ठीक है। अगर हम 11.2 की बात करें, फाइंड वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट। ये भला क्या है भाई, ये भला क्या है, ये है सर जी फिक्स्ड पॉइंट। उन्होंने बोला कि ये पॉइंट है, ओके, ये क्या है, पैरेलल वेक्टर। तो हमें तो अपनी इक्वेशन पता है, ये तो जस्ट मतलब कि वो बोलते हैं ना, जैसे टॉपिक को शुरुआत करने के लिए आसान सा क्वेश्चन है। वेक्टर इक्वेशन भी फाइंड करनी है, तो कैसे फाइंड करेंगे, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा एम, और आर वेक्टर ए कितना है यहाँ पर, 5i + 2j - 4 के कैप प्लस लैम्डा, पैरेलल वेक्टर कितना है, 3i + 2j -8 के कैप। तो ये हो गई जी आपकी वेक्टर इक्वेशन। अगर मैं कार्टेशियन की बात करूं तो कार्टेशियन भी देख लो जी, कैसे आएगी, x - x1 डिवाइड बाय a मतलब 3, y - y1 डिवाइड बाय 2, z - 4 डिवाइड बाय -8। तो ये है जी बच्चे आपकी कार्टेशियन इक्वेशन। तो इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, इसमें कुछ यहाँ पर प्लस भी लिख सकते हो, तो ये आपके आंसर है। मतलब ये जस्ट शुरुआत है, इसलिए हम ऐसे क्वेश्चंस कर रहे हैं। अब देखो इसके शुरुआत को देखो, आपकी बुक में ही क्वेश्चन है। अब ये देखना, मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। ये बताओ, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासिंग थ्रू, ये कब कर नहीं सकते, पैरेलल टू, सेम क्वेश्चन है बच्चे,
सेम क्वेश्चन है बिल्कुल जो हमने अभी अभी किया, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, फाइंड अ वेक्टर इक्वेशन कार्टेशियन इक्वेशन विद लाइन पासिंग थ्रू विद पोजीशन वेक्टर एंड, ये देखो ये डायरेक्शन सॉरी लैंग्वेज चेंज की है। क्या लिखा है, ये क्या है हमारा फिक्स्ड पॉइंट, क्योंकि ये लिखा हुआ है उन्होंने कि देखो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ क्या लिखा हुआ है। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन इन दी वेक्टर एंड कार्टेशियन फॉर्म विच पासिस थ्रू द पॉइंट, या फिक्स पॉइंट है इन दी डायरेक्शन, मतलब किसकी डायरेक्शन में, किसके पैरेलल है, तो ये आपका पैरेलल वेक्टर है। तो ये प्लीज लैंग्वेज यू याद रखना, इसलिए मैंने इसको डिलीट नहीं किया। मैं चाहता तो ये क्वेश्चन इंक्लूड ही ना करता, वीडियो और छोटी हो जाती, बट मुझे वीडियो सिर्फ छोटी करने से मतलब नहीं है, मुझे ये है कि बच्चों को पता हो कि क्वेश्चन सारे कैसे अटैम्प्ट करने हैं। तो ये आपको लैंग्वेज क्लियर होनी चाहिए। तो 4th और 5th क्वेश्चन हो गया। 7th एग्जाम्पल अब करनी है हमें। 7th एग्जाम्पल आ जाओ, 7th एग्जाम्पल हम करते हैं, आ जाओ जी। 7th एग्जाम्पल देखो जी क्या है, फाइंड एंगल बिटवीन पेयर ऑफ लाइंस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चे, मैंने बोला था ना एंगल याद है आपको, याद करो जल्दी जल्दी, रिमाइंड करने की कोशिश किया करो। सर हाँ जी, जो लाइंस में एंगल है वही पैरेलल वेक्टर्स में एंगल है, या मतलब जो पैरेलल वेक्टर्स में एंगल है वही लाइन में एंगल है। एंगल वेक्टर्स में कैसे निकालते हैं, m1 डॉट m2 डिवाइड बाई m1 मैग्नीट्यूड m2 मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, ठीक है। तो ये वही चीज़ है। अब हमें पता है ये लाइन बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो हमारा यहाँ पर m1 वेक्टर बता दो कितना है। ये तो फिक्स्ड पॉइंट है, ये पैरेलल वेक्टर है i प्लस 2j प्लस 2k, क्या कुछ मुश्किल है। m2 वेक्टर बता दो, m2 कितना है 3i प्लस 2j प्लस 6k, कुछ दिक्कत है नहीं सर। ऐसा करो m1 डॉट m2 निकाल लो। m1 डॉट m2 निकालना तो बहुत ईजी है, इसको मल्टीप्लाई करो, 3 1 ज़ा 3, 2 2 ज़ा 4, 6 2 ज़ा 12, तो ये बन गया 19। अब क्या आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना नहीं आता है सर, तो निकाल दो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर अंडर रूट, कितना आया 1 प्लस 4 कितना आया √9, कितना आया 3। m2 का मैग्नीट्यूड क्या आपको नहीं आता, यस सर हमें आता है, 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, फिर बिना बात की टेंशन किस बात की, जब बहुत आसान है बच्चे। तो यहाँ पर आएगा 36 मतलब 49 मतलब 7। अब आपको फॉर्मूला पता होगा, फॉर्मूला भी लिखते हैं, ठीक है। फॉर्मूला क्या है हमारा, m1 डॉट m2 m1 मैग्नीट्यूड m2 मैग्नीट्यूड, और इसकी डॉट कितनी आई है 19, नीचे है 3 × 7, तो 19/21 विच एम्प्लाइज थीटा कितना आ गया कॉस इनवर्स 19/21। तो ये बच्चे आपका आंसर है। मुझे जरा ये बताओ इस एंगल वाले क्वेश्चन में आपको क्या मुश्किल लगा। बहुत आंसर कर लिया। अब सेम क्वेश्चन दिखाता हूँ, आप खुद से करना, चाहे वीडियो पॉज कर लो, जैसे मर्जी कर लो, चाहे बाद में कर लेना, मेरे को कुछ नहीं पता, बट आपको करने हैं। तो ये आपका होमवर्क है, सेम क्वेश्चन है, अरे यार सेम क्वेश्चन आपका होमवर्क है। सिर्फ ये बताना कि सर यहाँ पर तो सर आपने सर के ऊपर से पानी निकल गया, मुझे समझ नहीं आ रहा, ट्रस्ट मी सब कुछ समझ में आएगा। ये हो गया जी। अब इसके बाद हमें करना है जी एग्जाम्पल नंबर 8, वो भी आपका होमवर्क है, देखना वो भी आपका होमवर्क है, क्योंकि फालतू में सेम क्वेश्चन क्या करने, वो आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस मुझे नहीं करनी, पेपर मेरा नहीं, पेपर आपका है। अब यहाँ पर मैं जस्ट आपको हिंट देने वाला हूँ। अब यहाँ पर जो सबसे देखो, ये वैसे होमवर्क है, बट ये क्या है कि इसमें मैंने क्यों इंक्लूड किया है, इसमें मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। देखो वहाँ पर था इस क्वेश्चन में था, ये स्टैंडर्ड फॉर्म थी वेक्टर की, ये ए आई लैम्डा एम है। यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है। तो मैं आपको जस्ट एक आदत बना रहा हूँ, वैसे मुझे पता है स्टैंडर्ड फॉर्म में है, आदत बना रहा हूँ कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। जैसे इसको कैसे लिखोगे, x - 3/3 बिल्कुल एक्यूरेट हो गया, y - 1/5 z - 3/4। वैसे इसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, नीचे सेम ही आएगा, बट मैं जस्ट आपको आदत बना रहा हूँ, ठीक है। अब यानी कि इसका पैरेलल वेक्टर कितना हुआ, इसका पैरेलल वेक्टर हुआ बच्चे 3i + 5j + 4k। और मेरे को सिर्फ ये बात बताओ कि आपको ये क्वेश्चन नहीं करना आएगा। अब देखो इसका x - 1/1 y - 4/1 z - 5/2। तो मुझे सिर्फ ये बात बताओ इसका पैरेलल वेक्टर कितना हुआ, i + j + 2k। और ये क्या आपको करना नहीं आएगा, यस सर हमें करना आएगा, बड़ी आसानी से कर सकते हो। इससे हमें सीखना क्या है, इससे हमें ये सीखना है ऑलवेज गो फॉर स्टैंडर्ड फॉर्म। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले
ऑलवेज गो फॉर स्टैंडर्ड फॉर्म। वैसे और भी क्वेश्चन करवाऊंगा जितने भी हैं। अब ये देखो मैं आपको और क्वेश्चन दिखाता हूँ कि आपको वैसे डर लगता है पता नहीं 3D कितनी बड़ी है। 3D बहुत आसान है, आपको बार बार बोल रहा हूँ। ये देखो जी, ये 8th क्वेश्चन का, सॉरी ये 8th क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं बेसिकली, दोनों आपके होमवर्क है, दोनों ही सेम है, ठीक है। एक वो 9th क्वेश्चन, क्या आप ये दोनों नहीं कर सकते? मुझे आप सिर्फ इसका भी बताओ, इसका पैरेलल वेक्टर कितना है? 2 5 -3, इसका कितना है? -1 8 और 4, ठीक है। अब इसका पैरेलल वेक्टर कितना हुआ? 2 2 1, इसका कितना हुआ? 4 1 8। बिल्कुल सिंपल है। तो ये सारे आपके होमवर्क हैं, क्योंकि सेम वही एंगल निकालना, डॉट करना, मैग्नीट्यूड निकालना बहुत सिंपल है, इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं है। और ट्रस्ट में ये सारे क्वेश्चन मैंने किए हुए हैं, आप हमारी नोट्स वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हो। तो इनको दोबारा से हमें नहीं करना, ठीक है। अब हमें करनी है एग्जाम्पल नंबर 9, बहुत अच्छी है। तो एंगल वाले क्वेश्चन हमने काफ़ी निपटा लिए, कुछ रह भी गए वो करवाऊंगा, मिसलिनियस में भी करवाऊंगा। तो बस आपको जो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ उसको करना है। जैसे ये देखो क्वेश्चन जी, फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन्स, ठीक है। तो याद करो मैंने कुछ आपको लिखवाया था कि जब भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला क्वेश्चन आएगा तो वहां पर लिखा नहीं होगा कि ये स्क्यू लाइंस हैं कि पैरेलल लाइंस हैं, हमें खुद से करना पड़ेगा। तो ऐसा करो, डेटा लिखते हैं पहले A1 को लिखते हैं। A1 कितना है अपना? I + J ही है। M1 कितना है? M1 है आपका 2I - J + K, ठीक है। अब ऐसा करो सेम वे से A2 लिखो। A2 वेक्टर कितना है? वो है जी आपका 2I + J - K, ठीक है। अब M2 लिखो, वो कितना है? 3I - 5J + 2K। हमें सिर्फ ये चेक करना है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपके लिए, M1 एंड M2 आर नॉट, मैं आपके लिख रहा हूँ, स्केलर मल्टीपल ऑफ ईच अदर। ये एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल नहीं है, देयरफॉर लाइंस आर स्क्यू लाइंस। तो यहाँ पर लाइंस जो है हमारी स्क्यू लाइंस है। स्क्यू लाइंस में हमें फॉर्मूला पता है, M1 क्रॉस M2 डॉट A2 - A1 डिवाइड बाय M1 क्रॉस M2 का मैग्नीट्यूड, फिर होल का मैग्नीट्यूड। सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, M1 क्रॉस M2 निकालते हैं, वो भी हमें आता है। अगर भूल भी गया अभी हम रिवाइज कर लेंगे, I J और K। M1 के लिखो जी 2 - 1 1, इसके लिखो जी 3 - 5 और 2, बस कर लेते हैं इसको, क्रॉस करते हैं जिसको कितना आएगा? I कितना आएगा? -2 + 5, ठीक है, -J कैप, डिटर्मिनेंट की प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपकी। 2 2 = 4 -3 + K कैप कितना आएगा? -10 + 3। ये देखो, तो M1 क्रॉस M2 कितना आया? वो आया जी आपका 3I - J - 7K। साथ के साथ ही इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल दो, कितना आएगा? 3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर -7 का स्क्वायर अंडर रूट। तो कितना आ गया बच्चे? 9 + 1 + 49। तो ये बन गया √59। M1 क्रॉस M2 का मैग्नीट्यूड कितना आया? √59। अब हमारे पास क्या रह गया? अब हमारे पास रह गया A2 - A1। A2 - A1 करो, A2 में से 2 में से 1 घटाया तो I आएगा, ठीक है। J में से J घटाया तो 0 आएगा, और K तो अकेला ही है, -K कैप। अब हमें क्या करना है? अब हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखना है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला हम यहाँ पर लिख लेते हैं, वो है जी आपका M1 क्रॉस M2 डॉट A2 - A1 डिवाइड बाय M1 क्रॉस M2 का मैग्नीट्यूड, फिर होल का मैग्नीट्यूड। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये कितना है? M1 क्रॉस M2 3I - J - 7K डॉट I + 0 - K कैप डिवाइड बाय √59, होल का मैग्नीट्यूड कितना आएगा? 3 0 + 7, तो कितना आ गया? 7 / √59, ठीक है। सो 10 / √59। तो ये बच्चे आपका आंसर है। तो ये बच्चे आपका आंसर है। आई होप ये आपको क्लियर है, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ इसके जैसे क्वेश्चन। आप कहोगे सर इतने क्वेश्चन सेम है, देखो बिल्कुल सेम हमने कर लिया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का।
अब देखो बच्चे यहाँ पर 12th क्वेश्चन देखना, ये देखो 12th क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है। और यहाँ पर लाइंस जो हैं वो स्क्यू लाइंस हैं, तो स्क्यू लाइंस हैं, तो ये आपका होमवर्क है बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट देखो जी, नेक्स्ट 13th, यहाँ पर 13th देखो बच्चे, इसको बस इसमें इस बात का ध्यान रखना है, हमें स्टैंडर्ड फॉर्म का ख्याल रखना है। तो यहाँ पर हमारा मैं A1 वेक्टर लिख देता हूँ आपके लिए, A1 वेक्टर, इसको ध्यान से लिखो, इसको लिखोगे x माइनस 1/7, y माइनस 1/-6, z माइनस 1/1, इसको ध्यान में रखना, ठीक है। इसको भी लिखो x माइनस 3/1, y माइनस 5/-2, z माइनस 7/1। अब यहाँ पर लिखो बच्चे आप A1, अब देखो A1 वेक्टर कितना आया आपका, -i माइनस j माइनस k कैप। M1 वेक्टर कितना आया आपका, 7i माइनस 6j प्लस k कैप, ठीक है। अब A2 वेक्टर भी लिखो, वो कितना आया, 3i प्लस 5j प्लस 7k, ठीक है। ऐसा माइनस मत लिख देना, क्योंकि x माइनस x1 है, y माइनस y1, z माइनस z1। और M2 कितना आएगा, i माइनस 2j प्लस k। अब ये आपस में स्केलर मल्टीपल भी नहीं है, तो यहाँ पर भी लाइंस हमारी क्या हैं, स्क्यू लाइंस। मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा कि सेम क्वेश्चन है, तो ये आपको खुद से करना, कैलकुलेशन का पार्ट रह गया अब हमारा, ठीक है। अब इसके बाद देखो 14th क्वेश्चन, ये भी बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है बच्चे, यहाँ पर भी स्क्यू लाइंस हैं, तो ये आपका होमवर्क है, कोई फ़र्क है ही नहीं है इनमें, कोई फ़र्क है ही नहीं है। अब देखो बच्चे इसमें 15th क्वेश्चन, देखो बच्चे अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो ये जो क्वेश्चन है ये देखने में डिफरेंट लग रहा है बट एक्चुअल में सेम है, ठीक है। इसमें मुश्किल क्या है, देखो बच्चे क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन हमारा है जी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का, ठीक है। बट लाइन जो है वो थोड़ी सी अजीब तरह से है। अगर इसको थोड़ा ढंग से लिख के दिखाऊं बच्चे, आपको क्वेश्चन लगे सर इतना आसान है, इसको ऐसा करो मल्टीप्लाई कर लो, ये बन जाएगा 1i माइनस ti, ये बन जाएगा प्लस tj माइनस 2j, ये बन जाएगा 3k कैप माइनस 2t k कैप। अब ऐसा करो, थोड़ा ढंग से लिखते हैं इसको, जैसे 1i माइनस 2j प्लस 3k, इसको अलग से लिख लो। अब बाकी क्या रहेगा, टी वाली टर्म्स जो हैं उसको लिखो जी, माइनस टी आई कैप प्लस टी जे कैप, ठीक है, और माइनस 2t k कैप। क्या इसमें से मैं t कॉमन ले सकता हूँ, क्या इसमें से मैं t जो है वो कॉमन ले सकता हूँ। अगर आप t कॉमन लोगे तो अंदर कितना आएगा, माइनस i प्लस j माइनस 2k कैप। अब इसको आप कंपेयर करो, r वेक्टर इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा, ये हमारा लैम्डा, ये हमारा कांस्टेंट है, तो यहाँ पर हमारा a1 वेक्टर कितना हुआ, i माइनस 2j प्लस 3k, और m1 वेक्टर कितना हुआ, माइनस i प्लस j माइनस 2k कैप, ठीक है बच्चे। इस तरह से है, आई होप ये आपको क्लियर है। अब सेम वे से इसको भी चेक करो, इसको भी चेक करो, r वेक्टर इज इक्वल टू, इसको क्या लिखोगे, si। देखो मेरा मोटिव ये होता है कि बच्चे डिफरेंट, मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कि ज़्यादा क्वेश्चन करने, देखो हमेशा ना आपको तैयारी को अच्छे से करना है। आप ये सोचो कि एक चैप्टर में कितने टॉपिक हैं, स्ट्रेट लाइन में कितने टॉपिक हैं, स्ट्रेट लाइन एक ही, सॉरी 3D में कितने टॉपिक हैं, स्ट्रेट लाइन के कितने क्वेश्चन हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, इमेज वाला क्वेश्चन है, शॉर्टर डिस्टेंस वाला है, एंगल वाला है, इक्वेशन वाला है, तो वो देखो कि आपको कितने तरह के क्वेश्चन आते हैं। जैसे शॉर्टर डिस्टेंस का ये हम क्वेश्चन कर रहे हैं, डिफरेंट काइंड का है, ठीक है। तो नेक्स्ट है जी 2s j कैप माइनस j कैप माइनस 2s k कैप माइनस k कैप। अब यहाँ पर भी ढंग से लिखो, इसको कैसे लिखेंगे, i माइनस j और माइनस k, इसको अलग से लिख लो। बाकी में से s कॉमन लो, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, इसमें से s कॉमन ले लो, कितना आएगा i कैप, इसमें से s कॉमन लोगे 2j कैप माइनस 2k कैप। तो यहाँ पर हमारा a2 वेक्टर कितना आया, i माइनस j माइनस k, और m2 वेक्टर कितना आया, m2 वेक्टर आया जी i प्लस 2j माइनस 2k। जस्ट एक बार चेक कर लूँ, वैसे बिल्कुल सही है, i माइनस जस्ट बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है बच्चे। अब यहाँ से आप इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो निकाल सकते हो, आपका होमवर्क है, वो कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। देखो ध्यान से देखो, ये आपस में स्क्यू लाइंस ही हैं, पैरेलल नहीं है। हमें कौन सा क्वेश्चन करना है, हमें अब करना है बच्चे, हमें पैरेलल लाइंस वाला क्वेश्चन करना है। वो हमने क्वेश्चन नहीं किया, उसमें एक बच्चों से गलती होती है, कई बार बच्चे उसमें गलती नहीं, मतलब कई बार बच्चे क्या होते हैं उसमें कंफ्यूज होते हैं, वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि उसमें गलती क्या हमें करनी नहीं है। जैसे ये क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स 1 and 2, तो सेम क्वेश्चन ही है, बट अगर आप
देखो अगर आप इसको A1 देखो, इसमें A1 वेक्टर देखो वो कितना है आपका I प्लस 2J माइनस 4K कैप। M1 वेक्टर चेक करना, वो कितना है 2I प्लस 3J प्लस 6K कैप। तो अगर यहाँ पर आप A2 वेक्टर चेक करो, A2 वेक्टर कितना है 3I प्लस 3J माइनस 5K कैप। और M2 वेक्टर चेक करो अगर आप, तो वो है 2I प्लस 3J प्लस 6K कैप। बिल्कुल सेम है। यहाँ पर हम डायरेक्टली लिख देंगे M1 इज इक्वल टू M2। तो मतलब ये वेक्टर्स क्या हैं, लाइंस क्या हैं, यहाँ पर लाइंस आर पैरेलल होंगे, ये दोनों एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल हैं। ठीक है, तो स्केलर मल्टीपल अगर ये लाइंस पैरेलल हैं तो इसका मतलब फॉर्मूला हमारा चेंज हो जाएगा। यहाँ पर हमारा M वेक्टर हमें मिल गया, इन दोनों को हम क्या लिखेंगे, इन दोनों को बच्चे हम लिखेंगे M वेक्टर। अब यहाँ पर बच्चे लाइंस हमारी पैरेलल हैं, तो अब हमें क्या निकालना, हमारा फॉर्मूला हमें याद है, वैसे मैं A2 माइनस A1 पहले निकाल देता हूँ। A2 में से A1 माइनस करना है, 3 में से 1 गया 2I, 3J में से 2J गया तो J कैप, और माइनस 5 में के तो हम माइनस K कैप। ठीक है, अब हमारा फॉर्मूला यहाँ पर डिफरेंट होता है, तो हमें बेसिकली M क्रॉस A2 माइनस A1 जो है वो ढूंढना है। ठीक है, M हमारा कितना है, हमारा M है हमारा 2, 3 और 6, और ये है 2, 1 और माइनस 1। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी डिटर्मिनेंट निकालते हैं इसका, -3 -6 माइनस J कैप, -2 -12 प्लस K कैप, 2 -6। तो M क्रॉस A2 माइनस A1 ये कितना आएगा बच्चे, -9I प्लस 14J माइनस 4K कैप। ठीक है, ये निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, अब इसके साथ साथ M वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी निकालना है। वो कितना आएगा, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। ये बन गया 4 प्लस 9 प्लस 36, ये बन गया 49, ये बन गया 7। अब यहाँ पर हम लिखते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला, ये होता है M क्रॉस A2 माइनस A1 डिवाइड बाय M का मैग्नीट्यूड, यहाँ पर मैग्नीट्यूड है। ठीक है, तो M क्रॉस ये इसकी वैल्यू कितनी है, -9I प्लस 14J। अब कुछ बच्चे ना डिस्टेंस यहाँ पर लिख के छोड़ के आ जाते हैं, ये गलत है। वो सोचते हैं कि ये मॉड, देखो मॉड तो है, मॉड का मतलब क्या होता है, मतलब यहाँ पर ये मैग्नीट्यूड हमें निकालना, और लेंथ सॉरी डिस्टेंस कभी भी ऐसे नहीं हो सकता वेक्टर में। डिस्टेंस क्या है, मैग्नीट्यूड है, इसका मैग्नीट्यूड निकालो वेक्टर का। कैसे निकलेगा, इसका स्क्वायर 81, 14 का स्क्वायर कितना होता है, तो 196 और 16। ठीक है, डिवाइड बाय 7। ठीक है, तो कितना मैं 6 6 12 13, 1 9 10 रूट 293, सॉरी यहाँ पर ये भी आएगा, 293/7। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर अंडर रूट। तो ये आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। ठीक है, बहुत से बच्चे सोचते हैं कि यहाँ पर छोड़ा कि ये गलती करते हैं, तो ऐसी गलती आपने नहीं करनी है। आई होप ये आपको क्वेश्चन जो है वो क्लियर है। तो सभी एग्जांपल्स हमने कर ली। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन देखो, शो दैट 3 लाइंस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। यहाँ पर बच्चे हमें क्या दिया हुआ है, 3 लाइंस हैं। ये आपकी लाइन 1 है, ये आपकी लाइन 2 है, और ये आपकी लाइन 3 है। ठीक है, अब वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर बोल रहे हैं, इसका मतलब L1 जो है वो L2 के परपेंडिकुलर है, L2 L3 के, और L3 L1 के परपेंडिकुलर है। तो हम इसको बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। बेसिकली वो एंगल निकालने को बोल रहे हैं, और हमें पता है कि इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज कितने होंगे, इसके होंगे जी 12 -3 -4। इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज कितने होंगे, ये होगा जी 4 12 और 3, और इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज कितने होंगे, वो होगा 3 -4 और 12। ठीक है बच्चे, अब हमें क्या करना है, अब हमें देखो बेसिकली L1 और L2 करना है। ऐसा करो, ये M1 है, ये बेसिकली M1 है, ये बेसिकली M2 है, और ये बेसिकली M3 है। आप यहाँ पर क्या करो, सबसे पहले M1 डॉट M2 करो, इन दोनों की डॉट करो, कितना आएगा 12 4 48 -36 -12, तो कितना आ गया 0। इसका मतलब डॉट अगर 0 आ गई तो वेक्टर्स क्या हो गए, परपेंडिकुलर। इसका मतलब लाइन 1 और लाइन 2 आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। सेम वे से M2 डॉट M3 करो, कितना आएगा
12, 4 3 ज़ा, देखो फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करो, 4 3 ज़ा 12 माइनस 48 प्लस 36, ये भी कितना आया 0। इसका मतलब M2 और M3 आपस में क्या है परपेंडिकुलर, इसमें लाइन 2 और लाइन 3 आपस में क्या है परपेंडिकुलर। लास्ट में M3 और M1 चाहे भी आगे रख लो चाहे भी पीछे रख लो, भी फर्क नहीं पड़ता। 3 12 ज़ा 36, माइनस 4 को 3 से करेंगे 12, 4 को माइनस 48, तो कितना आया 0। इसका मतलब M3 वेक्टर M1 के क्या है परपेंडिकुलर, लाइन 3 और L1 भी आपस में क्या है परपेंडिकुलर, मतलब सभी लाइंस आपस में क्या हैं परपेंडिकुलर। नेक्स्ट देखो, शो दैट अ लाइन थ्रू द पॉइंट्स दिस इज अ परपेंडिकुलर लाइन थ्रू पॉइंट दिस। तो बेसिकली यहाँ पर यार कुछ नहीं है, हमें दो लाइंस पहले इक्वेशन लिखनी है और उनको परपेंडिकुलर प्रूव करना है, यही हमारा क्वेश्चन है। अब अगर हम लाइन 1 की बात करें, अगर हम इस लाइन 1 की बात करें तो हमें इस लाइन की इक्वेशन पता है। लाइन 1 की इक्वेशन होती है आर वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा, यहाँ पर क्या लिखते हैं हम बी माइनस ए। आप अपनी मर्जी से किसी को भी फिक्स्ड पॉइंट लिख लो, सपोज मैंने इसको ए वेक्टर सपोज कर लिया, तो इस लाइन की इक्वेशन कितनी आएगी, इस लाइन की इक्वेशन आएगी, इसको लिखो जी आई माइनस जे प्लस 2k कैप प्लस लैम्डा, यहाँ पर b माइनस है, 3 में से 1 गया 2i, 4 में से -1 गया 5j, -2 में से -2 गया -4k कैप। तो ये आपको मैंने आपको निकाल के दिखा दिया। अब इसको भी करते हैं। अब ये देखो, ये आपकी लाइन 2 है। अब लाइन 2 की इक्वेशन भी वैसे ही है, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस म्यू बी माइनस ए। ठीक है, इसको लिख लो यार, ये ए वेक्टर है आपका। ठीक है, अब इसको कैसे लिखोगे, आप कोई भी, आप इसको भी ए वेक्टर सपोज कर सकते हो, बस ध्यान रखना कि ये ना हो कि b माइनस ए करते हुए तो वो गड़बड़ कर दो कुछ। ठीक है, अब ए वेक्टर यहाँ पर कितना है 0i प्लस 3j प्लस 2k म्यू, ये कितना आएगा 3 माइनस 0 3i कैप, 5 माइनस 3 2j कैप, 6 माइनस 2 4k कैप। ठीक है, अब आपको पता है ये आपका क्या है m1 वेक्टर, ये आपका क्या है m2 वेक्टर। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें इनकी डॉट निकाल के चेक करनी होगी। उन्होंने परपेंडिकुलर बोला है तो हम इसकी डॉट ही निकाल लेते हैं। तो 2 3 ज़ा 6, 5 2 ज़ा 10, 4 4 ज़ा 16, -16 कितना आ गया 0। तो वेक्टर्स क्या हो गए परपेंडिकुलर, विच एम्प्लाइज लाइंस आर परपेंडिकुलर। तो मेरे को बता दो कि सर इसमें कुछ आपको मुश्किल लगा, पर ये कुछ मुश्किल है ही नहीं है, ट्रस्ट मी, ये टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ कैसे करना है, क्या लिखा है यहाँ पर, देखो बहुत अच्छे क्वेश्चन है। शो दैट अ लाइन थ्रू द पॉइंट इज पैरेलल टू दिस लाइन। फिर वही चीज़ है, अब हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। ये आपका ये वेक्टर है और ये आपकी कौन सी लाइन है, लाइन 1। लाइन 1 को लिखते हैं आर वेक्टर इज इक्वल टू ए 4i प्लस 7j प्लस 8k कैप प्लस लैम्डा बी माइनस है 2 माइनस 4 माइनस 2i, 3 माइनस 7 माइनस 4j, 4 माइनस 8 माइनस 4k कैप। ठीक है, अब सेम वैसे इसको भी लिख लो, ये आपकी लाइन 2 है, ये आपका ए वेक्टर है। तो लाइन 2 को भी लिखो आर वेक्टर इज इक्वल टू -i माइनस 2j प्लस k कैप म्यू बी माइनस है 1 माइनस 1 2i, 2 माइनस माइनस 2 4j, 5 माइनस 1 4k कैप। अब आपको सभी को पता है ये आपका क्या है m1 और ये क्या है आपका m2, और हमें क्या शो करना है पैरेलल में ये एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल होने चाहिए, ऐसा कुछ करते हैं। या उनकी रेशो चेक कर लिया करो यार। रेशो कैसे चेक करोगे, -2/2 कितना आया -1, -4/4 कितना आया -1, -4/4 कितना आया बच्चे -1। यानी कि बच्चे देखा जाए तो तीनों की रेशो जो है वो बराबर आ गई। अगर तीनों की रेशो जो है बराबर आ गई तो हम क्या लिखेंगे कि -2/2 इज इक्वल टू -4/4 -4/4, देयरफॉर लाइंस आर पैरेलल। मैंने आपको यही लिखवाया था,
यही लिखवाया था, नहीं तो आप स्केलर मल्टीपल भी कर सकते, कुछ भी कर लो यार, कुछ भी कर लो, आपका आंसर आ गया। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये आपका होमवर्क है। इसके बाद डायरेक्टली हमें 6th क्वेश्चन करना है। होमवर्क आपको पता है, होमवर्क ठीक है। आप 6th क्वेश्चन देखो, फाइंड द कार्टेशियन ऑफ द इक्वेशन ऑफ द लाइन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, आपको अक्सर ही MCQ में आता है। फाइंड कार्टेशियन, हमें कौन सी इक्वेशन फाइंड करनी है? कार्टेशियन इक्वेशन फाइंड करनी है विच पासिस थ्रू पॉइंट -2, -4, -5। तो हमारी एक लाइन है, समझ लो हमारी एक लाइन है इस ग्रीन कलर में जो उस पॉइंट में से पास हो रही है और हमें उसकी कार्टेशियन इक्वेशन फाइंड करनी है। तो हमें इतना पता है कि यहां पर क्या होगा, x - x1 डिवाइड, हमें कुछ नहीं पता, यहां पर a लिख लो, y - y1 डिवाइड, हमें कुछ नहीं पता, उसको लिख लो, z - z1 डिवाइड, हमें कुछ नहीं पता, उसको c लिख लो। तो ये मुझको नहीं पता, मेरा टारगेट है कि ABC मुझे पता लग जाए। अब हमारी जो लाइन है, ये जो लाइन है हमारी ग्रीन वाली, ये एक गिवन लाइन, ये जो गिवन लाइन है अपनी, ये उसके क्या है, पैरेलल है। ये गिवन लाइन के क्या है, पैरेलल। x + 3/4, y - 4/5, z + 8/6। अब ये ऑलमोस्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है। अगर मैं इस ब्लू लाइन का एक पैरेलल वेक्टर देखूं तो इस लाइन का अपना पैरेलल वेक्टर होगा यहां पर। अब ये पैरेलल वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे सर जी? होंगे 4, 5 और 6। ये देखो, ये 4 दिया हुआ है, ये 5 दिया हुआ है और 6 दिया हुआ है। अब मेरी बात समझ के देखो बच्चे, हमारी लाइन इस लाइन के पैरेलल है और इस लाइन का पैरेलल वेक्टर ये रहा। तो इसका मतलब अगर मैं इस लाइन को बीच में से हटा भी दूं, अगर मैं इस लाइन को बीच में से हटा दूं तो हमारी लाइन जो है वो इसके पैरेलल है। तो यानी कि यही वाला वेक्टर जो है हमारे लिए पैरेलल वेक्टर का काम करेगा। यही वेक्टर जो है हमारे लिए पैरेलल वेक्टर का काम करेगा। तो हमारी लाइन की इक्वेशन क्या बनेगी बच्चे? हमारी लाइन की, यहाँ ये बोल सकते हो, अगर आपको ऐसा नहीं करना, डायरेक्टली मेरा आंसर तो आ ही गया वैसे, अगर आपको MCQ बच्चे करना है, सपोज इसका आंसर आएगा यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6। सपोज आपको थोड़ा सा फॉर्मेलिटी से करना है, आपको लग रहा है कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, फॉर्मेलिटी करनी है, आप क्या लिखोगे? सिंस, इसको लिखो लाइन 1 और इसको लिख लो लाइन 2। आप यहाँ पर लिख लो, अगर फॉर्मेलिटी करनी है तो आप लिखो सिंस L1 इज पैरेलल टू L2। अगर ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं तो इनके डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे आपस में? डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे? प्रोपोर्शनल। A/4, B/5, C/6, ये तीनों आपस में बराबर होंगे। अब इसको लिख लो, ये किसी कांस्टेंट के बराबर होंगे K। तो A की वैल्यू कितनी आ गई? 4 के। B की वैल्यू कितनी आ गई? 5 के। C की वैल्यू कितनी आ गई? 6 के। ठीक है, अब इसको इसमें फिल कर लो। हमारी लाइन की इक्वेशन कितनी आ गई? फिर हमारी लाइन की इक्वेशन आई x + 2/4 के, y - 4/5 के और z + 5/6 के। अब तीनों में k आ रहा है, तीनों में k को मैं कट कर सकता हूँ, तीनों में k को मैं कट कर सकता हूँ। तो वही इक्वेशन आ गई, x + 2/4, y - 4/5, z + 5/6। अगर आपको MCQ आएगा आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, मैंने जस्ट आपको समझा दिया कि ऐसा क्यों हुआ है। ठीक है जी, अब हमें करना है 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन, ओके यार कितना आसान है। कार्टेशियन इक्वेशन हमें दी हुई है, इसकी वेक्टर फॉर्म लिखनी है। मुझे बताओ इसका फिक्स्ड पॉइंट क्या है? बच्चे बहुत आसान है, ये देखो, इसको ऐसे ही लिखेंगे हम कार्टेशियन फॉर्म में। एग्जैक्टली अब हमें पता है कि हमारा वेक्टर कौन सा है? 5i माइनस, ये फिक्स्ड पॉइंट है सॉरी, 6k कैप। ठीक है, प्लस लैम्डा, यहाँ पर लिख दो 3i + 7j + 2k। तो मेरे को बताओ क्या मुश्किल है? कोई क्वेश्चन अभी तक आपको ऐसा लगा कि सर ये तो बहुत मुश्किल है, हमसे नहीं हो पा रहा? ये आपका होमवर्क था। ओके, अब हमें करना है ओके, ये होमवर्क 10th क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू एंगल बिटवीन टू लाइंस के अंदर ये क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ P सो दैट, अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सो दैट लाइंस क्या हैं? एट राइट एंगल। कई बार यहां पर एक और वर्ड यूज हुआ होता है तो उसको भी याद रखना, ऑर्थोगोनल। अगर लाइंस जो हैं वो ऑर्थोगोनल है, उसका मतलब भी लाइंस क्या है? आपस में परपेंडिकुलर। अब लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं, इसका मतलब वेक्टर्स भी परपेंडिकुलर होंगे, मतलब उनकी डॉट भी 0 होगी। तो बेसिकली हमें यहाँ पर दोनों के पैरेलल वेक्टर निकालने हैं, डॉट 0 कर देनी है, आपकी P की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये है कि अगर आप लाइन को देखो, इस पहले वाली लाइन को ध्यान से देखो, ये 1 - x लिखा हुआ है, हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। सबसे पहले इसमें से माइनस कॉमन, मैं हर एक स्टेप अच्छे से समझाऊंगा। नीचे कितना है? 3। अब इसमें क्या होता है यार? 7 कॉमन ले लो बच्चे, अंदर कितना आएगा? y - 2 डिवाइड बाई 2p इज इक्वल टू, ये सही लिखी हुई है, z - 3/2।
थोड़ा और ढंग से लिखते हैं इसको, ऐसा लिखो x माइनस 1/-3। इसको भी ढंग से लिखो y माइनस 2/2p/7। इसको नीचे ले आओ। z, ये मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में समझा दिया था कि ऐसे क्वेश्चन हमें करने हैं, ठीक है। अब देखो, अब हमें पता है इसका पैरेलल वेक्टर कितना आया, -3i प्लस 2p/7j कैप प्लस 2k कैप। अब उसको भी लिख लेते हैं। अब ये देखो, इसको भी लिखो। इसमें से क्या कॉमन लेंगे भाई, इसमें से हमें -7 कॉमन लेना पड़ेगा। तो अंदर कितना आएगा, x प्लस 1। देखो -7x -7, नहीं मैंने गलत लिखा है ना, मैंने गलत लिखा है, यहाँ पर माइनस आएगा या -1 आएगा। -7x प्लस 7 बिल्कुल सही लिखा, ठीक है। नीचे कितना है 3p इज इक्वल टू, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। यहाँ से माइनस कॉमन ले लो। जैसा कि मैंने आपको बताया बच्चे, स्टैंडर्ड फॉर्म बहुत ज़रूरी है, ठीक है, इसकी आदत बना लो। ये कितना आएगा 3p/-3p/7, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। इसको लिख लो z -6/-5। अब इसका m2 वेक्टर कितना आ गया, -3p/7i कैप प्लस j कैप -5k कैप। आई होप ये आपको क्लियर है, आई होप बच्चे ये आपको क्लियर है, ठीक है जी। अब आगे चलें, अब आगे चलते हैं। अब देखो इसको कैसे करना। अब हमें क्या करना है बच्चे, इनकी डॉट करनी है। तो यहाँ पर डॉट करते हैं, लेट m1 डॉट m2, करवाओ डॉट इनकी। ऑब्वियस सी बात है बच्चे, ये 0 आएगी, ऑब्वियस सी बात है। यहाँ मैं लिख देता हूँ, सॉरी मैं, सिंस लाइंस आर परपेंडिकुलर, देयरफॉर जो उनके दो वेक्टर्स हैं वो भी आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर। उनकी डॉट कितनी होगी बच्चे, 0 ही होगी। तो 0 कर देते हैं। इसकी डॉट करो, -3 को इससे मल्टीप्लाई करना, कितना आएगा 9p/7। 2p/7 को 1 से करना, 2p/7। 2 को 5 से करना, -5 -10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये कितना बन गया, 11p/7 इज इक्वल टू 10। 11p इज इक्वल टू 70, तो p कितना आ गया 70/11। तो ये हमारा आंसर आ गया, बिल्कुल एक्यूरेट है। आई होप ये आप क्वेश्चन आपको क्लियर है। लाइंस परपेंडिकुलर थी तो p की वैल्यू बोला, तो हमने वही किया जो हमें करना चाहिए था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, शो दैट द लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो बताओ इसमें क्या मुश्किल है, कैसे परपेंडिकुलर प्रूव करवाओगे। इसका ढंग से लिखना है x -5/7 y -2/-5, वैसे सही लिखा हुआ है ये, z -0/1। इसका m1 वेक्टर कितना है 7i -5j प्लस k, ठीक है। इसको भी ढंग से लिख लो, x -0/1 y -0/2 z -0/3। तो इसका m2 वेक्टर कितना है i + 2j + 3k। अब ऐसा करो, इनकी डॉट कर लो, लेट m1 डॉट m2 कितना आया 7 -10 + 3 कितना आया 0। इसका मतलब क्या हुआ, वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं, वही बोला है। तो लाइंस भी क्या हैं, लाइंस भी क्या हैं, परपेंडिकुलर। तो बहुत आसानी से हमने कर लिया। आई थिंक ये स्लाइड हमारी, ये पूरी स्लाइड हमारी कंप्लीट हो गई है। मतलब हमने फर्स्ट सेकंड एक्सरसाइज भी जो है वो कंप्लीट कर लिया है। अब हमारी मिसलिनियस रह गई है, और ट्रस्ट में बच्चे 5-6 क्वेश्चन हैं और बहुत आसानी से हम उसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो हाँ जी बच्चों, तो ये हमारी मिसलिनियस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड एंगल बिटवीन लाइंस हुज डायरेक्शन रेशियोज, हमें डायरेक्शन रेशियोज दिए हुए हैं। तो ये बेसिकली आपका m1 वेक्टर हुआ, ठीक है, और ये बेसिकली आपका m2 वेक्टर हुआ। हमें एंगल निकालना है। अब हमें एंगल निकालना है तो सबसे पहले डॉट निकाल लेते हैं, लेट m1 डॉट m2, ठीक है, डॉट m1 डॉट m2 निकाल लेते हैं, फिर इनका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, ठीक। तो निकालो जी, a को किससे मल्टीप्लाई करोगे b - c से, फिर b को किससे करोगे जी c - a से, फिर c को किससे करोगे जी a - b से। इसको सॉल्व करते हैं, कितना आएगा ab - ac प्लस bc - ab प्लस ac - bc। मुझे तो लग रहा है कि ये सारे ही आपस में कट गए, और अगर ये सारे आपस में कट गए इसका मतलब m1 डॉट m2 कितना आ गया 0। इसका मतलब वेक्टर्स क्या हो गए, परपेंडिकुलर। इसका मतलब लाइंस क्या हो गई, परपेंडिकुलर। तो मुझे बताओ मिसलेनियस के इस पहले क्वेश्चन में आपको क्या मुश्किल लगा। आ जाओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द
ओरिजिन। हमें एक ऐसी लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है, हमें एक ऐसी लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है और पासिंग थ्रू ओरिजिन, जो ओरिजिन से पास कर रही है। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चे सबसे पहले यहाँ पर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। याद है आपको मैंने आपको क्या समझाया था, जिसमें ये था कि एक्स एक्सिस के मुझे डायरेक्शन को साइन से निकालने हैं। तो मैंने आपको बताया था वो थे आपके 100 यही बताए थे ना मैंने आपको। तो सेम वैसा ही है। देखो इसको समझ के देखो, यहाँ पर जो लाइन है हमारी वो बेसिकली ओरिजिन से पास कर रही है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, मतलब MCQs में बहुत कुछ आता है। देखो x माइनस 0 बाई ए, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, y माइनस 0 बाई बी, z माइनस 0 बाई सी, ये लिख लिया। ठीक है, अब हमारी लाइन जो है हमारे किसी वेक्टर के पैरेलल है, तो हम क्या लिखेंगे, सिंस लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस। अब x एक्सिस पर कोई भी पॉइंट मैं ले लूं, x एक्सिस पर मैं कोई भी पॉइंट ले लूं बच्चे, यहां पर मैं कोई भी पॉइंट ले लूं, ये ओरिजिन है आपका, और यहां पर मैं कोई भी पॉइंट ले लूं, वो पॉइंट कैसा होगा, उसकी शक्ल कैसी होगी, x, 0, 0, यही होगी। अगर x नहीं लिखना तो ऐसा करो a लिख लो, ऐसा करो a, 0, 0। ठीक है, तो यानी कि हमारा पैरेलल ओपी वेक्टर यहाँ पर कितना आया, यहाँ पर हमारा ओपी वेक्टर कितना है जो पैरेलल लाइन के, वो आया जी AI 0J + 0K कैप। तो यही पैरेलल वेक्टर तो हमारी लाइन के पैरेलल है। तो इसका मतलब हमारी लाइन की इक्वेशन कैसे बनेगी, वो बनेगी जी x बाई a, y बाई 0, z बाई 0। ठीक है, अब बहुत से बच्चे सोचेंगे कि ये इक्वेशन जो है, या कुछ बुक्स में इसका आंसर जो है वो 1 लिखा होता है। ठीक है, वैसे ए सेटिस्फाई सही आंसर है इसका, बट आपको 1 लिखना हो तो 1 भी लिख सकते हो। ये डायरेक्शन रेशियोज है ना, ये डायरेक्शन रेशियोज आप इसको कट भी कर सकते हो, इसको आप ये भी लिख सकते हो x बाई 1, y बाई 0, z बाई 0, जैसे मर्जी लिख लो, दोनों आंसर सही हैं। मैंने ए से देखो, बेसिकली यहाँ पर अगर डायरेक्शन रेशियोज किसी लाइन के ऐसे हों 2, 4 और 6, तो इसको मैं कट कर सकता हूँ एक ही टेबल पे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। तो 1 2 3 भी इसके डायरेक्शन रेशियोज हैं, 2 4 6 भी इसके डायरेक्शन रेशियोज हैं। याद करो मैंने वो क्या बताया था, एक लाइन के इनफाइनाइट मैनी डायरेक्शन रेशियोज हो सकते हैं। तो ये भी सही आंसर है और ये भी सही आंसर है। तो इस तरह से हमें करना है। आई होप ये आपको क्लियर है। आ जाओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, मेरे को सिर्फ ये बात बताओ, ये क्वेश्चन हमने किया नहीं हुआ, ये क्वेश्चन हमने किया नहीं हुआ, यस किया हुआ, अभी तो किया था। अब ये लाइन की मेरे को ये बता दो, इसका पैरेलल बिल्कुल सही स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इसका पैरेलल वेक्टर कितना है, वो है जी -3, 2k और 2। ये बिल्कुल सही लिखी हुई है। इसका पैरेलल वेक्टर बता दो कितना है, 3k, 1 और -5। अब क्योंकि लाइंस परपेंडिकुलर हैं, लाइंस परपेंडिकुलर तो वेक्टर भी परपेंडिकुलर, सेम क्वेश्चन है, मैं रिपीट नहीं कर रहा इसलिए जल्दी जल्दी कर रहे हैं। तो डॉट कितनी आएगी, 0। डॉट करो जी इसकी, -9k + 2k - 10 = 0। तो कितना आया, -7k = 10। तो k कितना आ गया, -10/7। तो ये आपका आंसर, और बिल्कुल जो है वो एक्यूरेट है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्वेश्चन आ गया बच्चे, ये हम पहले बहुत बार कर चुके हैं, तो ये आपका होमवर्क है। तो हमारी एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन, यस आपने सही सुना, हमारी 3D जो है वो कंप्लीट भी होगी, लास्ट क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को मैं बोलता हूँ, यस ये क्वेश्चन जो है, फाइंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट। देखो यहाँ पर हमें एक लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो इस पॉइंट में से पास कर रही है। हमारी लाइन की इक्वेशन अगर मैं लिखूँ, लाइन की इक्वेशन ऐसे होगी, x माइनस, अगर मैं इस लाइन को L1 लिखूं, ये होगी x - 1 बाई a, y - 2 बाई b, z - 4 बाई c। ये हमारी लाइन की इक्वेशन है। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, डायग्राम को अगर समझोगे तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है कि यह हमारी एक लाइन है L1 जो किस में से पास हो रही है, 1, 2 और -4 में से। ठीक है, अब हमारी लाइन जो है ये आगे जो है वो दो लाइंस के क्या है, परपेंडिकुलर। एक लाइन ये वाली है, एक लाइन ये वाली है, ये इसको लिख लो L2, ये आपकी L2 है। ठीक है, और एक लाइन ये वाली है, इसके भी क्या है, परपेंडिकुलर।
इसके भी क्या है परपेंडिकुलर, ये आपकी L3 है। अब मेरे को सिर्फ ये बात बताओ, अब हमारी लाइन जो है वो इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब देखो बच्चे यहाँ पर, अब यहाँ पर इस लाइन को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हम लिखें, अगर इस लाइन को स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है, ऑलमोस्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में है, x माइनस x1, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। तो यानी कि अगर मैं इसका m2 वेक्टर लिखूं, इस लाइन का पैरेलल वेक्टर, वो कितना है 3 माइनस 16 और 7, ठीक है। ये कुछ इस तरह से होगा, ये आपका m2 वेक्टर है, ठीक है। अब अगर मैं इस L3 का m3 वेक्टर लिखने की कोशिश करूं, वो भी ऐसे ही होगा, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में, ऑलमोस्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो ध्यान रखना कई बार पेपर में ये क्वेश्चन आए और स्टैंडर्ड फॉर्म में ना हो, आपको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में करना पड़ेगा उसको। तो कितना आएगा यहाँ पर m3, वो कितना आएगा 3, 8 और -5, ठीक है। अब मैं वो कहना क्या चाह रहा हूँ, और हमारी लाइन का पैरेलल वेक्टर कौन है, हमारी लाइन का पैरेलल वेक्टर ये रहा, इसको लिख लो जी m1, वो कितना है ABC, वो कितना है ABC। अब हम क्या लिखेंगे, अब हम क्या लिखेंगे, सिंस हमारी लाइन जो L1 है इज परपेंडिकुलर टू L2, हमारी लाइन L2 के क्या है परपेंडिकुलर, हमारी लाइन L2 के क्या है परपेंडिकुलर। इसका मतलब इनकी वेक्टर्स की प्रोडक्ट कितनी होगी 0। ये बात समझ में आई आपको, कितनी होगी 0। तो हमारा वेक्टर कितना है, हमारा पैरेलल वेक्टर है ABC, उनका कितना है 3 माइनस 16 और 7। तो करो जी मल्टीप्लाई, ए को करो जी 3a माइनस 16b प्लस 7c इज इक्वल टू 0। इसको बच्चे लिख के रख लो, इसको लिख के रख लो साइड पे, ठीक है जी। अब हम क्या लिखेंगे, सिंस हमारी लाइन जो है परपेंडिकुलर टू L3 भी है, L3 के भी परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी m1 और डॉट m3 कितना होगा 0। m1 कितना है ABC, ये कितना 3, 8 -5, ठीक है। तो कितना आएगा 3a प्लस 8b माइनस 5c इज इक्वल टू 0। तो ये भी हमने कर लिया, ठीक है। अब देखो बच्चे, बेसिकली हमारा टारगेट ये है कि हमें ABC की वैल्यू पता लग जाए। अब अगर आप यहाँ पर तो ध्यान से देखो बच्चे, 2 इक्वेशन हैं और 3 वैल्यूज हमें निकालनी, वैसे पॉसिबल नहीं है बट हम रेशो जरूर निकाल सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली ये रेशो है। तो वो कैसे निकाल लेंगे, इसके बहुत से तरीके हैं, बट मैं आपको शॉर्टकट तरीका बता देता हूँ। इसमें आपने क्या करना है, आप इसको दोबारा से लिखो 3a माइनस 16b प्लस 7c इज इक्वल टू 0। इसको भी लिखो 3a प्लस 8b माइनस 5c इज इक्वल टू 0, ठीक है बच्चे। अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पर हमें लिखना है a, यहाँ पर लिखना है b, यहाँ पर लिखना है c। हमें यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, कैसे करनी है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इसमें कॉफिशिएंट लिखो -16 और 8, ठीक है। अब नेक्स्ट कौन है 7 और -5, ये हो गया। इसके बाद 3, यहाँ पर कितना है 3, फिर इसके बाद जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पर ख़त्म, यहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पर ख़त्म। फिर से दोबारा बता रहा हूँ, यहाँ पर ABC लिखना है, जितने भी आपके वो जो दिए हुए हैं वेरिएबल्स हैं, बीच में से स्टार्ट होना है। -16 और 8 लिखा, उसके बाद कौन है 7 -5 लिखा, उसके बाद कौन है 3 और 3 लिखा, फिर -16 और 8। अब क्या करना है, अब हमें क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, a ओवर कितना आएगा 40 और 80 माइनस, इसको इससे करो 7 8 ज़ा 56, b अपॉन इसको इससे मल्टीप्लाई करो 7 3 ज़ा 21 माइनस, तो माइनस के 15, c अपॉन 3 8 ज़ा 24 माइनस कितना आएगा माइनस के 48। आपकी बहुत जल्दी वैल्यू आ जाएगी। नहीं तो आप यहाँ पर पहले इनमें से c एलिमिनेट करोगे, फिर a और b को सॉल्व करोगे, a की वैल्यू फिर b की वैल्यू फिर c की वैल्यू, इन टर्म्स ऐसा कुछ आएगा। तो ये बहुत शॉर्टकट मेथड है। तो a कितना आ गया, a अपॉन कितना आया, a अपॉन कितना आया बच्चे 14 आई थिंक, a अपॉन 14 ही आया, यस 60 नहीं 24 आया ना, 24 आएगा, 24 आया। यहाँ पर कितना आया 24, और b अपॉन कितना आया, ये कितना बन गया 36, c अपॉन ये कितना आया, ये प्लस हो जाएगा 8 × 12 72। अब फिर से डायरेक्शन रेशियो से कट कर सकते हैं, तो 12 2 ज़ा 24, 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36, 12 6 ज़ा 72। तो a अपॉन 2, b अपॉन 3, c अपॉन 6। जैसा कि मैंने बोला वैल्यू नहीं आ सकती, हम रेशियो निकाल सकते हैं। तो a की वैल्यू कितनी आई 2k,
बी की वैल्यू कितनी आई 3k, सी की वैल्यू कितनी आई 6k। ठीक है, अब वैल्यू आ चुकी है। वैसे हमारी इक्वेशन क्या थी, x माइनस 1 बाय ए, y माइनस 2 बाय बी, z माइनस z प्लस 4 बाय सी। अब ए बी सी की वैल्यू फिल कर दो, 2k 3k 6k, के कट कर दो यार, के कट कर दो तो हमारे पास कितना आंसर आएगा, हमारे पास ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई। बच्चे यहाँ पर उन्होंने हमें वेक्टर इक्वेशन निकालने को बोला है। मेरे दिमाग में था कि कार्टेशियन निकालनी है, तो वेक्टर भी बहुत आसान है। आर वेक्टर इज इक्वल टू आई प्लस 2j माइनस 4k कैप प्लस लैम्डा, यहाँ पर क्या लिखोगे 2i प्लस 3j प्लस 6k कैप। तो ये आपका बच्चे आंसर है। और बच्चे यहाँ पर ये वीडियो हमारी ख़त्म है, और देख लो 1.5 घंटे के अंदर अंदर हमारी 3D हो गई। और इसमें से कितने नंबर का पेपर आएगा, 7 से 8 नंबर का, और इन्हीं क्वेश्चंस में से आएगा। यहाँ पर थोड़ी सी आपके लिए थोड़ा सा आपको मैं गाइड करना चाहता हूँ बच्चे, कि आपकी एनसीईआरटी में थोड़े से क्वेश्चन जो हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर के वो कम है। तो यहाँ पर अगर आपने वीडियो अच्छे से देखी है तो आपने स्टार्टिंग में देखा होगा मैं इमेज वाले क्वेश्चन का और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाले क्वेश्चन का जिक्र कर रहा था, बट वो जो क्वेश्चन है वो आपकी एनसीईआरटी में नहीं है, और ये मेरे अकॉर्डिंग सही बात नहीं है। एनसीईआरटी को खुद को, मतलब कि जो सीबीएसई को जो है वो एनसीईआरटी को अपडेट करना चाहिए। चलो वो कोई बात नहीं है, वो एफर्ट जो है वो मैंने की हैं। तो यहाँ पर आपके लिए 2 सीरीज़ हैं, PYQ सीरीज़, और मैं रिकमेंड कर रहा हूँ आपको PYQ सीरीज़ और 13 डेज सीरीज़। PYQ सीरीज में आपको पिछले 10 सालों के जो हैं बेस्ट क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन जो है मिल जाएंगे। उसमें भी आपको इमेज वाला क्वेश्चन और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाला क्वेश्चन मिल जाएगा। और 13 डेज सीरीज़ में भी आपको ये सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसके साथ साथ आपको पता है 13 डेज सीरीज़ में केस स्टडी क्वेश्चन 5 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, MCQ सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो काफ़ी वैरायटी आपको मिल जाएगी हमारे चैनल पर। इन दोनों वीडियोज़ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लास्ट में बच्चे आप सबसे यही कहूँगा कि अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा और आपको लगा कि यस ये वीडियो ने हमारी 3D जो है वेक्टर जो है बहुत आसान बना दिया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए बच्चे। यही आपके जो लाइक और शेयर हैं यही मेरे लिए मोटिवेशन है, और ये मोटिवेशन ही है मुझे जो हमेशा मुझे मतलब कि मोटिवेट करती है। आपका प्यार और सपोर्ट ही है जो मुझे हमेशा मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए ऐसे ही काम करता रहूँ। और ट्रस्ट में बच्चे, मैं आपके बोर्ड एग्ज़ाम तक आपके साथ यूं ही खड़ा रहूँगा। हम सब मिल के जो है बच्चे इस साल हमें कि बोर्ड्स में जो है वो अच्छे मार्क्स लेने हैं। तो इसी तरह से बच्चे लगे रहना, डटे रहना, मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय मेरे टॉपर्स।